ओके, सो स्टेट जुडिशरी सिस्टम जो है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, ऑल राइट। एंड द स्टेट जुडिशरी सिस्टम जो है वो किसके नीचे रहता है? वो किसके नीचे नीचे रहता है? इट कंप्राइजेज ए हाई कोर्ट एट द टॉप एंड हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट बिलो इट। ओके, सो आपको पता है कि हमारा जो है एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। एक हमारा क्या है? एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। ऑल राइट। तो सबसे ऊपर आपका सुप्रीम कोर्ट आता है। ओके, सबसे ऊपर आपका सुप्रीम कोर्ट आता है, उसके नीचे आपका क्या आता है? हाई कोर्ट आता है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये तो आपको पता है सभी को, आर्टिकल 141। सो व्हाट इज आर्टिकल 141? एनीबडी? आर्टिकल 141 सिंपली ये कहता है कि आप जो है, ओके, आप जो है सुप्रीम कोर्ट की बात मानिएगा। यू विल, whatever supreme court is going to pass, the lower court, okay, the lower court, it will be binding। ठीक है? एंड देन ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे आपका लोअर कोर्ट रहेगा। बट अगर मैं बात करूं स्टेट हायरार्की में, सो स्टेट हायरार्की जो है, तो यहां पर क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के नीचे आपका स्टेट हायरार्की होता है। तो स्टेट में सबसे ऊपर कौन होता है? कैन यू टेल मी, स्टेट में सबसे ऊपर कौन होता है? द हाई कोर्ट। बहुत बढ़िया। ओके, हाई कोर्ट इज, ऑल राइट, हाई कोर्ट जो है वो सबसे ऊपर होता है। और हाई कोर्ट के नीचे देर आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो नाम ही से पता चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता क्या है? जो डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट करे। हाई कोर्ट क्या होता है? जो स्टेट में ऑपरेट करे। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? जो पूरे इंडिया में जिसका ऑपरेशन हो। ठीक है? सो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, दीज आर कोर्ट्स दैट फंक्शन अंडर एंड आर सबॉर्डिनेट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबॉर्डिनेट टू द स्टेट हाई कोर्ट ऑपरेटिंग एट द डिस्ट्रिक्ट एंड इवन लोअर लेवल। सो हमारे जो जस्टिस सिस्टम है उसमें भी डिसेंट्रलाइजेशन है। ओके, ऑल राइट, ठीक है। हमारे जो जस्टिस सिस्टम है उसके नीचे भी डिसेंट्रलाइजेशन है टिल द ग्राउंड लेवल, टिल द इवन द पंचायत लेवल हमारा जस्टिस सिस्टम वर्क करता है। सो हम स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, उसके नीचे हाई कोर्ट रहता है, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहता है, और फिर उसके नीचे जो है अलग अलग कोर्ट आपके आते जाते हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमने क्या पढ़ा था कि 214 से लेके 231 तक, दिस इज फॉर हाई कोर्ट। 124 से 124 से 147 तक, 124 टू 147, दिस इज फॉर सुप्रीम कोर्ट। एंड फाइनली 233 to 237 in part 6, this will be for the district and lower courts। so उसमें देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। सो हाई कोर्ट इज स्टेट लेवल, स्टेट के नीचे क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट is responsible for the appointment, posting and promotion of district judges। okay, ऑल राइट। यहां पर जो है आप देख रहे हैं कि कौन अपॉइंट करता है। तो हाई कोर्ट वाले जजेस के बारे में हमने क्या पढ़ा था? हाई कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय, हाई कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यस और नो, इन कंसल्टेशन विद द कॉलिजियम। नहीं, अपॉइंटमेंट पूछा है। अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करता है, कॉलिजियम इज कंसल्टेशन, जो कंसल्टेशन प्रोवाइड करता है। इट सो हैपेंस दैट कंसल्टेशन मींस कॉन्करेंस, एंड दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन द सेकंड जजेस केस। ओके, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड वेयर? इन द सेकंड जजेस केस। ठीक है? क्लियर है? इज दैट क्लियर? ओके। और जो कॉलिजियम का स्ट्रेंथ है, करंट स्ट्रेंथ है, दैट इज 5, 1 चीफ जस्टिस प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज, वो कौन से केस में डिसाइड किया गया था? दैट वाज डिसाइडेड इन द थर्ड जजेस केस। ओके, सो इस चीज को ध्यान रखिएगा
जो करंट कॉलेजियम सिस्टम है वो सेकंड और थर्ड जजेस केस से मिल के बना है। ओके, सेकंड जजेस केस में इट वाज सेड देयर विल बी अ कॉलेजियम, consultation means concurrence, senior most person will be selected as the CJI in the Supreme Court, and the third judge's case it fixed the current strength of the collegium, that is 1+4, 1 CJI+4। और ये क्या उसमें सीजेआई के पास वीटो वगैरह कुछ होता है कॉलेजियम में? सीजेआई के पास कॉलेजियम में वीटो होता है? नहीं, वो जो है आपको एक यूनिसन में, या फिर सीजेआई जो है उसको जो है एक कंसल्टेशन उसको खुद लेना पड़ता है। मेजॉरिटी जो है वहां पर सीजेआई की नहीं चलती है। ओके, so governor of the state in consultation with the high court is responsible for the appointment, posting and promotion of district judge। तो पहली बार जो है जुडिशियल वे में हमने देखा एससी, हमने देखा एचसी, वहां पर किसका रोल था? प्रेसिडेंट का रोल था अलोंग विद द कॉलेजियम। अब जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ गए, वहां पर हम क्या देखते हैं? हु इज द अथॉरिटी टू अपॉइंट? इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट is responsible for appointment, posting and promotion of district judges। okay, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, द कैंडिडेट शुड नॉट बी इन द सर्विस ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। सो ये जो डिस्ट्रिक्ट जज है ही शुड नॉट बी इन द सर्विस ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। आईएएस वगैरह, आईपीएस वगैरह को आप, ये कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर को आप नहीं बना सकते। एंड द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन एन एडवोकेट और अ प्लीडर फॉर 7 years। तो 7 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए एडवोकेट और अ प्लीडर। एंड द कैंडिडेट मस्ट बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट। तो क्या यहां रिकमेंडेशन ऑल्सो मीन्स कॉन्करेंस? एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि रिकमेंडेशन मीन्स कॉन्करेंस, जब यहां पर हमने एक क्वालिफिकेशन ही डाल दिया कि रिकमेंडेशन ऑफ द हाई कोर्ट इज नेसेसरी। ओके, सो 20th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ था? इट इंट्रोड्यूस आर्टिकल 233A which retroactively validated the appointment of certain district judges and their judgments। okay, so this was before दिस पर्टिकुलर जो अभी हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में, उसके पहले। ओके, उसके पहले हम देख रहे थे। ठीक है, तो उसके पहले क्या था? आर्टिकल 233A में, बिफोर दिस, बिफोर ये 233A आया कैसे? 20th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। उसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सर्टेन अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश विल बी इनवैलिड। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट जजेस को सर्टेन स्टेट्स में अपॉइंट किया गया था, ओके, वो जो था वो रॉन्ग था। वो क्या था? वो गलत था। ओके, तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि डिस्ट्रिक्ट जजेस हु आर अपॉइंटेड इन सर्टेन स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, दैट देयर अपॉइंटमेंट शैल बी इनवैलिड। ओके, और उसके बाद जो है आफ्टर दैट, इसके वजह से काफी ज्यादा लीगल अनसर्टेनिटी आई थी। क्या आई थी? इसके वजह से बहुत ज्यादा लीगल अनसर्टेनिटी आई थी कि ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट जजेस पहले से अपॉइंटेड थे, ये जो डिस्ट्रिक्ट जजेस पहले से अपॉइंटेड थे, ऑल ऑफ देम, उनके जितने भी जजमेंट्स आए, उनके जितने भी ऑर्डर्स आए और उनके जितने भी सेंटेंसेस पास हुए, will they be will they also be liable, okay, for these judgments or not? इसका मतलब क्या है कि आपने, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कह दिया कि सर्टेन डिस्ट्रिक्ट जजेस, उनका जो अपॉइंटमेंट है वो इनवैलिड है, बट व्हाट अबाउट देयर जजमेंट, ऑर्डर एंड सेंटेंसेस विच हैव ऑलरेडी बीन पास्ड? सो इसके वजह से काफी ज्यादा अक्यूट प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी इन द लीगल जुडिशियल सिस्टम ऑफ स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश। तो उसके लिए क्या किया था इन्होंने? आर्टिकल 233A वाज इंसर्टेड, और उसमें क्या किया गया? उसमें यह कहा गया कि जितने भी इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट जजेस अपॉइंट हुए हैं उनका अपॉइंटमेंट वैलिड है, इवन इफ दे वेयर नॉट इन कंप्लायंस
with the constitutional provision, and judicial acts which were passed by these district judges, they will be valid, और उनका जो ऑर्डर्स होगा दे विल बी लीगली बाइंडिंग. सो इसके थ्रू पार्लियामेंट करना क्या चाहता था? 233A के थ्रू पार्लियामेंट वांटेड टू अपहोल्ड द सैंक्टिटी ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन उत्तर प्रदेश. उससे इससे हुआ क्या कि जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है जुडिशरी में वो मेंटेन रहा. ये चीज सबको समझ में आई. रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन मतलब जो पहले से जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड थे, देयर अपॉइंटमेंट वाज रेगुलराइज्ड आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इट इज इनवैलिड. द पार्लियामेंट केम एंड दे सॉर्ट ऑफ लीगलाइज्ड इट गोइंग अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट. ये चीज आपको समझ में आया? यस. तो उस समय जो है रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन इन अंडर 233A इज फॉर अपॉइंटमेंट बिफोर 1966. ओके. जितने भी अपॉइंटमेंट हुए थे 1966 के पहले, उनको जो है इन्होंने वैलिडेट किया था. क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है 233A में? एनीबडी हैज अ डाउट? एवरीबडी हैज अंडरस्टूड व्हाई 233A वाज ब्रॉट? नहीं 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 नहीं, आप नहीं समझ रहे. मेरी बात समझिए. दो इसमें चीज हुई थी. इसमें ध्यान से देखिएगा. इसमें ना क्या हुआ था सबसे पहले कि 1966 में, ओके, 1966 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जितने भी उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, ओके, उनका जो अपॉइंटमेंट है दैट विल बी इलीगल. ओके. और दैट विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो इनको जो है हटा दिया गया, डिस्ट्रिक्ट जजेस को. नाउ प्रॉब्लम इससे क्या हुई? प्रॉब्लम इससे ये हुई कि ये जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, इन्होंने बहुत सारे ऑर्डर्स पास कर रखे होंगे, इन्होंने बहुत सारे लीगल प्रोसीडिंग्स चलाए होंगे, इन्होंने बहुत सारे ऐसे डिक्रीज पास किए होंगे, इन्होंने सेंटेंसेस पास किए होंगे. तो उनपे भी क्वेश्चन मार्क आ गया. उनपे भी क्या हुआ? क्वेश्चन मार्क आ गया कि ये जो ऑर्डर्स, डिक्रीज और सेंटेंसेस हैं, इनका क्या? डिस्ट्रिक्ट जजेस को के अपॉइंटमेंट को तो सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड कह दिया. सो उसके बाद दिस लेड टू द कोलैप्स ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द जुडिशियल सिस्टम इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. तो उसके बाद क्या हुआ? 233A वॉज पास्ड. 233A वॉज पास्ड और उसमें यह कहा गया कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट है, दे इट विल बी वैलिड. सो द लेजिस्लेचर दे वेंट अगेंस्ट द जुडिशियल जो एक्ट था सुप्रीम कोर्ट का, विच हेल्ड द डिस्ट्रिक्ट जजेस अपॉइंटमेंट एज इनवैलिड. बट यहां पर क्या था? इनको वैलिडेट कर दिया गया ये कह के कि इट इज इंपॉर्टेंट दैट जुडिशियरी में कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे. सो इस केस में क्या हुआ? इस केस में क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि ये जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, ओके, डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, दे विल बी रेगुलराइज्ड. उनका जो अपॉइंटमेंट है इट विल बी वैलिड, और इनके जितने भी एक्ट्स हैं, जितने भी ऑर्डर्स हैं, डिक्रीज हैं, दे विल बी वैलिड. ओके. सो यहां पर क्या हुआ था? यहां पर क्या हुआ था कि एक केस था सुप्रीम कोर्ट का 1966 का. उस केस को हम कहते हैं चंद्रमोहन केस. तो चंद्रमोहन केस जो है, वहां पर यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विस रूल्स जो है, जितने भी अपॉइंटमेंट उसके अंदर हुए हैं, दे विल बी कॉन्स्टिट्यूशनली वॉइड. और उसके वजह से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जजेस जो हैं हु वेयर ऑलरेडी सर्विंग, उनका जो अपॉइंटमेंट है वो वॉइड हो गया. ओके. सो इसके बाद जो है, दिस लेड टू द कोलैप्स ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द जुडिशियल सिस्टम इन उत्तर प्रदेश. और इसी को ओवरटर्न करने के लिए लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्स था 233A. अब चीज ये समझ में आ गई आपको? क्या ये चीज समझ में आई सभी को? ओके. मैं आगे चल रहा हूं जस्ट टू मेक श्योर दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड. बता दीजिएगा अगर नहीं आया तो फिर से समझाएंगे. देन अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस. तो यहां पर हमने अभी तक किसके बात कर दी, किसकी बारे में बात की दोस्त? हमने जो है बात की डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में. अब डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा जितने भी जज होते हैं, जजेस अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस, दे आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट्स गवर्नर आफ्टर कंसल्टिंग द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द हाई कोर्ट. ओके. कंट्रोल ओवर सबॉर्डिनेट कोर्ट,
सो हाई कोर्ट जो है, इट होल्ड्स कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट, इंक्लूडिंग matters related to posting, promotion, and leave of judicial service member below the rank of डिस्ट्रिक्ट जज। ओके, सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे तो डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो भी हाई कोर्ट के नीचे आता है, लेकिन व्हेन इट कम्स फॉर द अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन और ये सारी चीजों में, वहां पर हाई कोर्ट का जो क्लाउट है वो डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे चलता है। वाई? बिकॉज डिस्ट्रिक्ट जज जो है, आपको पता है, ही इज अपॉइंटेड बाय whom? ही इज अपॉइंटेड बाय whom? ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। तो वहां पर जो है एचसी जो है डायरेक्टली, डिस्ट्रिक्ट जज जो है उसका ट्रांसफर और पोस्टिंग डायरेक्टली जो है नहीं कर सकता है। तो हाउ इज द डिस्ट्रिक्ट जज ट्रांसफर और पोस्टेड, उनका कैसे चलता है? सो ट्रांसफर ऑफ एंड पोस्टिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस जो है वो हाई कोर्ट ही मैनेज करता है। वो कौन करता है? वो हाई कोर्ट ही मैनेज करता है। लेकिन यहां पर जो है एक जो प्रोसेस है डिस्ट्रिक्ट जज का ट्रांसफर और पोस्टिंग का, वो थोड़ा सा अलग होता है। वो जो है वो थोड़ा सा अलग होता है। ऑलराइट, क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है कि इनका जो हाई कोर्ट का होल्ड होता है कंट्रोल ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट, इट इज पैरामाउंट, इट इज पैरामाउंट। ओके, लेकिन when it comes to the rank of district judge who is just below the high court, just below in the hierarchy, तो उस केस में क्या होता है? इन दैट केस देयर इज यू नो एडिशनल स्टेप्स। ओके, उस केस में क्या होता है? उस केस में एडिशनल स्टेप होता है, लेकिन ओवरऑल आर्टिकल 235 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इंटरेस्ट द हाई कोर्ट ओनली विद द कंट्रोल ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? ओके, डिस्ट्रिक्ट जज में कौन होता है? सो इट इंक्लूड्स वेरियस जुडिशियल पोजीशन सच एज जजेस ऑफ सिटी सिविल कोर्ट्स, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जजेस, चीफ जजेस ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट, सेशंस जजेस एंड देयर एडिशनल एंड असिस्टेंट काउंटर पार्ट्स। उसके साथ साथ जुडिशियल सर्विस का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू ए सर्विस consisting exclusively of persons intended to fill the post of district judge and other civil judicial posts inferior to it। मतलब ये क्या होता है? आपने देखा होगा ना, पीसीएस जे करके उसका फॉर्म निकलता है, पीसीएस जे करके उसका फॉर्म निकलता है। यस, तो ये जो पीसीएस जे, ये क्या है? पब्लिक सर्विस कमीशन और जुडिशियरी। ओके, जुडिशियरी। तो अभी जैसे राजस्थान पीसीएस जे करके फॉर्म निकला, इसका मतलब दे आर गोइंग टू इंडक्ट मेंबर इनटू द राजस्थान स्टेट जुडिशियरी। ओके, और उस केस में जो है जुडिशियल सर्विस का सुपरिंटेंडेंस कौन करता है? हु हैज द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस ओवर द जुडिशियल ऑफिसर्स इन द स्टेट? दैट इज डन बाय द हाई कोर्ट। ओके, दिस इज डन बाय whom? दिस इज डन बाय द हाई कोर्ट। यस, ओके। एग्जाम्स जो है इसके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये आपका कंडक्ट कराता है, एंड इट इज पॉपुलरली नोन एज पीसीएस जे। ओके, the governor may direct that the provisions related to the state judicial service apply to any class or classes of magistrates in the state। तो देखिए यहां पर क्या होता है, इन द ग्रास रूट लेवल जब आप नीचे जाइएगा तो वहां पर व्हाट हैपेंस इज दैट कभी कभार ना ओवरलैप होता है। इन सर्टेन स्टेट डीएम इज अ स्ट्रिक्टली एग्जीक्यूटिव पोजिशन। डीएम साहब जो हैं वो स्ट्रिक्टली एग्जीक्यूटिव पोजीशन है, उनका काम है जस्ट गवर्नमेंट के जितने भी कमिटीज हैं, गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिसीज हैं, उनको इंप्लीमेंट करना। बट इन सर्टेन स्टेट्स द डीएम ऑल्सो एंड द एसडीएम ऑल्सो हैज जुडिशियल फंक्शंस। ये चीज आपको पता थी? इन सर्टेन स्टेट्स द डीएम एंड एसडीएम दे ऑल्सो डिस्चार्ज सर्टेन जुडिशियरी ड्यूटीज। ओके, सो उसको जो है वो भी देखा जाता है, क्या ये एम्बिट में आएगा? ओके, क्या ये सारी चीजें एम्बिट में आएंगी या नहीं आएंगी? और ये एसडीएम डीएम साहब क्या देखते हैं? क्या क्रिमिनल केसेस को देखते हैं? ये रेवेन्यू मैटर्स वगैरह जो है उसमें एडजुडिकेट करते हैं। ओके,
but it is restricted to only certain states. स्ट्रक्चर एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट जुडिशरी अगर मैं बात करूं, सो हाई कोर्ट इज एट द टॉप ऑफ द हायरार्की इन द स्टेट जुडिशरी सिस्टम। ओके, ये जो है ये कहां पर है, हाई कोर्ट टॉप पे रहेगा स्टेट जुडिशियल सिस्टम में। उसके नीचे जो है देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस कोर्ट। ओके, सो ये जो है डिस्ट्रिक्ट जजेस कोर्ट, इट एक्ट्स एज द प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ सिविल जुरिस्डिक्शन। और जब ये क्रिमिनल केसेस हैंडल करता है तब हम इसको क्या कहते हैं, सेशंस कोर्ट। ओके, तो ये कुछ है नहीं, जब सेम जज जो है जो कि सिविल केसेस सुनता है, जब वो क्रिमिनल केसेस सुनने लगता है तब हम सिर्फ उसको क्या कहते हैं, दैट इट इज द सेशंस कोर्ट। ओके, सो उस केस में जो है सेशंस कोर्ट है क्या, सेशंस कोर्ट जो है इट इज बेसिकली ए कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, जहां पर क्रिमिनल ऑफेंसेस जो है उसको देखा जाता है। एंड क्रिमिनल ऑफेंसेस का मतलब क्या होता है, जनरली दीज आर ऑफेंसेस ऑफ ग्रेव नेचर, सीरियस नेचर। ओके, रॉबरी, रेप, मर्डर, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो यहां पर जो है, ओके, सेशंस डिवीजन ये कहां मैंडेटेड है, एनी आइडिया? ये जो मैंडेटेड कहां पर है, सेशंस कोर्ट बनेगा? each state government will be mandated to have a sessions court। तो ये मैंडेटेड है आपका सीआरपीसी 1973 के अंदर। ओके, सीआरपीसी 1973 के अंदर है। और ये जो है, ओके, ये जो है बेसिकली सिविल साइड में हम डिस्ट्रिक्ट जज को देखते हैं, और यहां पर जो है सेशंस जज जो है सिंपली जब क्रिमिनल केसेस पे सुपरिंटेंडेंस इनका होता है तब जो है हम ये कहते हैं कि सेशंस कोर्ट अभी चालू है। ओके, क्या ये डेथ पेनल्टी लगा सकता है सेशंस जज? क्या ये डेथ पेनल्टी लगा सकता है? दैट इज द क्वेश्चन। द आंसर इज यस। अगर आपको याद होगा सुबह वाली क्लास में हमने ये कहा था कि डेथ पेनल्टी इज पॉसिबल, लेकिन डेथ पेनल्टी जो है उसको हाई कोर्ट कंफर्म करता है। हाई कोर्ट जो है उसको कंफर्म करता है। क्या ये चीज क्लियर है? ओके, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उसके नीचे क्या आता है, वी हैव द सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट। क्या आता है, वी हैव दी सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट। इज दिस फाइन? ये चीज आपको समझ में आई? तो ये सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट ये इसके भी नीचे बैठता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि नीचे जाते रहता है। ओके, हाई कोर्ट के नीचे, हाई कोर्ट के नीचे वी हैव द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करता है। उसमें वन इज द डिस्ट्रिक्ट जो कि सिविल साइड रहता है, और वही जब क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन हो जाता है वो सेशन कोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, क्या ये चीज क्लियर है? उसके बाद नीचे में यू हैव दी सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट, और इसमें जो है यू हैव द आइदर द सबऑर्डिनेट जज कोर्ट जो कि आपका सिविल केसेस को हैंडल करता है ऑफ हायर वैल्यू। और उसके बाद एक मुंसिफ का कोर्ट होता है। तो मुंसिफ कोर्ट क्या करता है, मुंसिफ का जो कोर्ट होता है इट डील्स विथ सिविल केसेस ऑफ लेसर वैल्यू। तो ये सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट हो गया। एक और होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ही सबऑर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट। ये क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट होता है। और सबऑर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट जो है उसमें एक होता है सीजेएम, दैट इज द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। और ये क्रिमिनल केसेस को हैंडल करता है, लेकिन ऐसे क्रिमिनल केसेस विच आर लेस सिवियर, विच आर लेस सिवियर देन दोज हैंडल्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट। ओके, ऑल राइट। उसके बाद जो है, उसके बाद व्हाट वी ऑल्सो हैव रेवेन्यू कोर्ट्स। वी ऑल्सो हैव व्हाट, रेवेन्यू कोर्ट्स। और इस सबऑर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट में सीजेएम के साथ और कौन होता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो जब आप पीसीएस जे क्वालिफाई करते हैं तो उसमें अलग अलग लेवल पे भर्ती होती है, लेकिन जनरली जो है आपको या तो एज अ जज सबऑर्डिनेट कोर्ट में लगाया जाएगा या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास में लगाया जाएगा। ओके, देन यू हैव अ रेवेन्यू कोर्ट।
दैट इज ऑल्सो सबॉर्डिनेट। और रेवेन्यू कोर्ट में यू हैव कमिश्नर्स कोर्ट, कलेक्टर्स कोर्ट, तहसीलदार्स कोर्ट एज वेल। ओके, और ये सारे कौन होते हैं? दीज आर पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यस और नो? कलेक्टर क्या लेजिस्लेचर का पार्ट होता है, जुडिशरी का पार्ट होता है? कलेक्टर जब आप बनिएगा, आईएएस बनिएगा, तब आप जो है यू विल बी ए पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ओके, सो ये सारी चीजें किसी किसी स्टेट्स में आपको मिलेगी। झारखंड वगैरह में आज के डेट में भी जो कलेक्टर होता है उसको ये पावर होती है, वो अपना कोर्ट जो है रेवेन्यू कोर्ट, वो एस्टैब्लिश करके और जजमेंट्स पास कर सकता है। इसीलिए जो है आप देखेंगे, यू नो व्हाई पीपल आर इन्फैचुएटेड विथ आईएएस। जितना आईपीएस के लिए नहीं है इन्फैचुएशंस, दे आर इन्फैचुएटेड विथ आईएएस, स्पेशली पीपल फ्रॉम टीयर 3 एंड टीयर 2 टाउन्स एंड सिटीज। उसमें उसके पीछे यही रीजन है दैट बोथ, ओके, बोथ जो भी आपका ये जो डीएम होता है या कमिश्नर होता है, डिविजनल कमिश्नर या डीएम, दे कैन होल्ड देयर ओन कोर्ट। और ये सिर्फ आईएएस में ही पॉसिबल है। ओके, दिस इज ओनली पॉसिबल इन दी आईएएस। ओके, सो ये चीज समझ में आई। तो सबॉर्डिनेट जजेस कोर्ट में इट हैंडल सिविल केसेस। मुंसिफ्स कोर्ट होता है विच हैंडल सिविल केसेस ऑफ स्मॉलर वैल्यू। इसमें क्या होता है मुंसिफ्स कोर्ट में? स्मॉलर केसेस जो है, जिसमें जिसका पैसा बहुत कम होता है, उसने मेरा 400 रुपए मार लिया, उसने मेरा 1000 रुपए मार लिया, मेरे 3000 रुपए नहीं दिए, समथिंग लाइक दिस। ओके, समथिंग लाइक दिस, ये मुंसिफ्स कोर्ट जो है, दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ सिविल जुडिशरी। सिविल जुडिशरी का ये लोएस्ट लेवल होता है। एंड दे हैंडल स्मॉल मॉनेटरी वैल्यू। ये मुंसिफ्स कोर्ट क्या हैंडल करता है? स्मॉल मॉनेटरी वैल्यू इसको हैंडल करता है। और इसका क्या होता है? व्हाट कैन बी देयर? ओके, व्हाट कैन बी द लिमिट? कोई आइडिया है क्या? ये लिमिट एक जगह सेम रहता है या अलग अलग होता है? व्हाट डू यू वांट मी टू रिपीट? क्या मैं पूरे चीज बताऊं आपको फिर से, या सिर्फ मुंसिफ कोर्ट में आपको प्रॉब्लम? बाइफर्केशन मैं बताता हूं, देखिए। आपने ये समझ लिया हाई कोर्ट सबसे ऊपर रहता है, एचसी इज एट द टॉप। उसके नीचे आपने समझा कि देयर इज ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये समझ लिया आपने? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल मैटर्स हैंडल होते हैं। जब क्रिमिनल मैटर हैंडल होते हैं तब उसका हम नाम क्या चेंज कर देते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का? सेशन जजेस कोर्ट। यहां तक समझ में आया? अभी हम दो हायरार्की में आए हैं। वी आर हेयर इन टू हायरार्की। यहां तक समझ गया? उसके नीचे जो है, वी हैव द सबॉर्डिनेट जजेस कोर्ट। अब हम थर्ड लेवल पे आ गए हैं कि नहीं? हम कहां आ गए हैं? थर्ड लेवल पे आ गए हैं, सबॉर्डिनेट जजेस कोर्ट में आ गए। उसमें जो है, ओके, उसमें जो है, दिस हैंडल सिविल केसेस। ओके, और इसके नीचे एक और होता है, दैट इज द मुंसिफ्स कोर्ट, जो कि हैंडल करता है स्मॉल वैल्यू का, ओके, स्मॉल वैल्यू का जो केसेस होता है सिविल वैल्यू का। अब जैसे व्हाट इज द स्मॉल वैल्यू? 25,000 इन सम स्टेट्स, इन सम स्टेट्स इट कैन गो अप टू 1 लाख रुपीज, इन सम स्टेट्स इट इज ओनली 4,000। ओके, और ये जो है बेसिकली चेंज होते रहता है। जैसे जो तमिलनाडु है, ओके, तमिलनाडु जो है, वहां पर ये क्या है? ये बेसिकली आपका 1 लाख है। यूपी में 25,000 है, और 4,000 जो है बिहार वगैरह में। तो ये चेंज होते रहता है। मुंसिफ जो है सबसे नीचे रहेगा। ओके, मुंसिफ कोर्ट जो है नीचे रहता है, वो क्योंकि स्मॉलर जो अमाउंट होता है वो देखता है। ओके, तो यहां पर जो है हमने क्या देखा कि सबसे ऊपर स्टेट के अंदर एचसी, उसके नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट, जिसमें सबॉर्डिनेट कोर्ट में वी हैव द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फिर उसके नीचे कौन आता है? उसके नीचे यू हैव द सबॉर्डिनेट जजेस कोर्ट। और उसके साथ उसके नीचे कौन आता है? मुंसिफ आता है। तो कैन आई से दैट दिस इज लेवल 4? कैन आई से दिस इज लेवल 4, सबसे नीचे वाला लेवल पॉसिबल? एंड दिस इज द सिविल साइड ऑफ थिंग्स। ये क्या है? दिस इज द सिविल साइड ऑफ थिंग। क्या ये चीज क्लियर है? ओके, अब इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं ताकि बढ़िया से समझ जाए। जस्ट सी हियर, सो दैट
आपको और अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट तो आपको पता ही है। देन वी हैव द हाई कोर्ट, और उसके नीचे जो है वी हैव द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या ये चीज क्लियर है? और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे क्या आता है? बिलो द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट व्हाट यू हैव? यू हैव क्रिमिनल कोर्ट, जिसमें कौन रहता है? जिसमें आपका डिस्ट्रिक्ट जज हु विल फंक्शन एज ए सेशन जज, है कि नहीं? डिस्ट्रिक्ट जज हु विल फंक्शन एज द सेशन जज। डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे कौन रहता है? डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे आपके सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट, उसके नीचे थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट। ये समझ में आ गया क्रिमिनल साइड ऑफ थिंग। उसके बाद यहां पर एक सिविल साइड ऑफ थिंग है। तो सिविल साइड ऑफ थिंग के नीचे में कौन आ जाता है? यहां डिस्ट्रिक्ट जज है, सबसे ऊपर बैठा हुआ है। उसके बाद उसके नीचे कौन आ जाता है? उसके नीचे बिलो दैट, तो उसके नीचे जो है बेसिकली व्हाट यू हैव इज सब जज, या जो फैमिली कोर्ट के जज होते हैं। उसके नीचे कौन आ जाता है? मुंसिफ आ जाता है। उसके नीचे कौन आ जाता है? एनी उससे भी जो स्मॉल कॉज कोर्ट है। तो ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट कि उसके भी नीचे आपको कुछ रखना है कि नहीं। हाउ कॉम्प्लेक्स और हाउ हायरार्की में किस तरीके से आपको नीचे लाना है, वो स्टेट बाय स्टेट पे डिपेंड करता है कि क्या आप मुंसिफ में खत्म करना चाहते हैं या मुंसिफ से भी नीचे किसी को रखना चाहते हैं। उसके बाद व्हाट वी हैव द रेवेन्यू साइड ऑफ थिंग्स। वी हैव व्हाट वी हैव द रेवेन्यू साइड ऑफ थिंग, जिसमें एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है। उसके नीचे कौन आता है? उसके नीचे आपका कमिश्नर्स कोर्ट आता है। कमिश्नर कौन होता है? डिविजनर कमिश्नर, आप समझते हैं? डिविजनर कमिश्नर होता है जो कलेक्टर से भी बड़ा होता है। सो जब आप आईएएस बनिएगा तो आप पहले क्या एसडीएम बनते हैं, उसके बाद डीएम बनते हैं। जब आप सीनियर आईएएस हो जाएंगे, यू लुक आफ्टर ए डिविजन, एंड 4-5 डीएम्स आर अंडर यू। ये चीज समझ में आई? किसी किसी स्टेट में क्या करते हैं कि डिविजनल कमिश्नर होता है। सपोज यू आर द डिविजनल कमिश्नर फॉर नॉर्थ बिहार, इसका मतलब नॉर्थ बिहार के जो 8-9 डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपके अंदर आ जाएंगे। या तो किसी किसी स्टेट में ये होता है। दूसरा क्या होता है, या तो कलेक्टर का कोर्ट होता है। ओके, और उसके नीचे तहसीलदार का कोर्ट आता है। तो अब यहां पर आप समझिए कि हाउ मेनी हायरार्की वी हैव द फर्स्ट हायरार्की विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, द हाई कोर्ट इज एट द सेकंड, द डिस्ट्रिक्ट जज इज एट द थर्ड। यहां पर द डिस्ट्रिक्ट जज इज एट द थर्ड। यहां पर क्रिमिनल केस में है तो सेशन जज आप इसका नाम दे देंगे। सिविल केसेस में है तो डिस्ट्रिक्ट जज ही इसका नाम रहेगा। और उसके बाद क्या होता है? उसके नीचे आपका क्रिमिनल साइड में सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट आ सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास, या किसी किसी स्टेट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट बीच में फर्स्ट क्लास भी होता है बिफोर डिस्ट्रिक्ट जज। फिर तो ये क्या हो गया? दिस इज द थर्ड इन हायरार्की, दिस इज द फोर्थ इन हायरार्की, दिस इज द फिफ्थ इन हायरार्की। सिविल साइड में डिस्ट्रिक्ट जज इज थर्ड इन हायरार्की आफ्टर हाई कोर्ट। Sub judge of the family court, he is fourth in hierarchy, and munsif will be fifth in hierarchy, but in certain states it can be also fourth. So depending on the states, अलग अलग स्टेट में जो लोअर लेवल का हायरार्की होता है वो ऊपर नीचे होता है। क्या ये चीज क्लियर है? सो जैसे आपने पूछा क्या मुंसिफ नंबर 4 पे आएगा, सो इट डिपेंड्स ऑन दी स्टेट, बट इट विल बी इन दैट रीजन ओनली, फोर्थ या फिफ्थ में रहेगा। ओके, और रेवेन्यू साइड में क्या होता है? रेवेन्यू साइड में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विल बी द थर्ड नंबर, द कमिश्नर कलेक्टर्स कोर्ट विल बी फोर्थ, एंड द तहसीलदार कोर्ट विल बी फिफ्थ। तो हमने क्या देखा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्ट्रक्चर में देर इज अ क्रिमिनल साइड, देर इज अ सिविल साइड, एंड देन देर इज अ रेवेन्यू साइड। और क्रिमिनल और सिविल साइड में देर इज अ डिस्ट्रिक्ट जज हु इज सिटिंग एट द टॉप इन द डिस्ट्रिक्ट थिंग्स। और क्रिमिनल साइड में यू हैव द मजिस्ट्रेट क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। सिविल साइड में यू हैव द डिस्ट्रिक्ट जज, उसके नीचे में यू हैव द सब जज, और उसके नीचे आप क्या देखेंगे? उसके नीचे आपका मुंसिफ का कोर्ट है, देन स्मॉल कॉज कोर्ट है। और फिर रेवेन्यू साइड में देर विल बी अ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नीचे कमिश्नर या कलेक्टर का साइड रहेगा, और उसके नीचे तहसीलदार का कोर्ट रहेगा।
ये चीज आपको समझ में आई? ये चीज आपको समझ में आई? अब मुझे बताइए, किसी को नहीं आया तो धड़ल्ले से आपको कहना है कि नहीं आया मुझे समझ में। किसी, कौन है जिसको नहीं आया? हमने क्या बात की कि यस, ऑल क्लियर। ओके, एनी वन हैज अ डाउट? इसमें सौम्या, यू हैव अ डाउट स्टिल, यू कैन से इट, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आई एम अज्यूमिंग कि कोई डाउट नहीं है। फिर से मैं इसको जो है एक लास्ट बार बता देता हूं। देयर विल बी सुप्रीम कोर्ट, देयर विल बी ए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे जो है आपका क्या रहेगा? हाई कोर्ट के नीचे यू विल हैव ए सबॉर्डिनेट कोर्ट सिस्टम। और सबॉर्डिनेट कोर्ट सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो हु विल बी एट द टॉप? तो सबॉर्डिनेट कोर्ट सिस्टम को मैं तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा: सिविल सबॉर्डिनेट कोर्ट, criminal subordinate court, and revenue subordinate court. In the civil and criminal side of thing, I will have the district judge. Okay. And the district judge, when he will adjudicate on the criminal side, that person will be acting as a sessions judge. और फिर जो है सेशंस जज को हेल्प करने के लिए क्रिमिनल साइड ऑफ थिंग्स में आई विल हैव डिफरेंट मजिस्ट्रेट ऑफ डिफरेंट क्लासेस। दैट इज मजिस्ट्रेट आइदर क्लास वन, आइदर क्लास टू, उसके नीचे क्लास टू, और उसके नीचे क्लास थ्री। ठीक है, तो इसमें हो सकता है कि फर्दर बाइफर्केशन ऑफ क्लासेस माइट नॉट बी प्रेजेंट डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। अगर स्टेट बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, सो दे कैन बाइफर्केट इट फर्दर। लेकिन जनरली तीन क्लास के मजिस्ट्रेट्स हेल्प करते हैं क्रिमिनल साइड ऑफ थिंग्स को देखने के लिए। यस, जुडिशियल सर्विस का आप एग्जाम देते हैं, फिर आपकी जो है बहाली होती है, भर्ती होती है यहां पर। ओके। सिविल केसेस में आई विल हैव द डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे कौन रहेगा? जो जज होंगे फैमिली कोर्ट के, जिनको आप सब जज कहेंगे, वो रहेंगे। बिकॉज सिविल फैमिली मैटर्स किस में आता है? फैमिली मैटर्स किस में आता है, सिविल या क्रिमिनल? सिविल साइड में आता है। और उसके नीचे जो है व्हाट वी विल हैव द मुंसिफ्स कोर्ट फॉर स्मॉल इश्यूज। 25,000 किसी स्टेट में, 1 लाख रुपए किसी स्टेट में, 4,000 रुपए किसी स्टेट में, जिसका जो दाम है ओके कम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी से टिफिन लिया, और वो जो टिफिन है उसका पैसा मैंने 3,000 रुपए नहीं दिया। ओके, सो वो बंदा मुझे किधर लेके जाएगा फॉर द रिकवरी ऑफ दोज 3,000 रुपीज? उस पैसे का अगर मुझे रिकवरी कराना है, या उसमें कुछ ऐसा डिस्प्यूट आ गया 3,000 रुपए का, तो वो मुंसिफ कोर्ट में जाएगा। प्रोवाइडेड कि जो पैसा का प्रॉब्लम है वो विद इन द लिमिट है। वो क्या है? वो विद इन द लिमिट है। तो जैसे तमिलनाडु जो है, वहां लाख रुपए तक जो है आप जा सकते हैं, और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में 25,000 तक जा सकते हैं। लेकिन अलग अलग स्टेट में अलग, जैसे बिहार में दे हैव गॉन फॉर 4,000 रुपीज, एंड दैट टू वॉज इंक्रीज फ्रॉम 1,000 रुपीज। कभी कभार ध्यान नहीं जाता है। ओके, तो वो जो है दिस हैज टू बी नेसेसिटेटेड। फिर रेवेन्यू साइड ऑफ थिंग्स जो है, यहां पर चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। रेवेन्यू साइड में एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बैठता है विच इज एट द टॉप इन द डिस्ट्रिक्ट। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नीचे कमिश्नर या कलेक्टर का कोर्ट होता है, जो कि आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, या जो सीनियर पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं। वो जब कमिश्नर या कलेक्टर बनते हैं तो उनका भी ये ड्यूटी आ जाता है दैट दे नीड टू हैव ए रेवेन्यू कोर्ट। और फिर रेवेन्यू कोर्ट के नीचे कौन होता है? तहसीलदार होता है। तहसीलदार का कोर्ट होता है। इन सर्टेन स्टेट्स असिस्टेंट तहसीलदार कैन ऑल्सो हैव देयर ओन ओन कोर्ट। तो यहां पर होता क्या है? अब आप बोल रहे हैं कि यार ये तो बहुत नीचे तक जा रहा है। देखिए, डिपेंड्स ऑन द कम्प्लेक्सिटी। इन सर्टेन स्टेट्स जहां उतनी पॉपुलेशन नहीं है, ओके, ऐसा जो है बेसिकली कि नीचे तक, आप जितना नीचे तक जाओगे, ओके, वहां इसका मतलब उस स्टेट में उतना कम्प्लेक्सिटी है। ऑलराइट, क्या ये चीज क्लियर है सभी को? इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीबडी? ओके, वंडरफुल। यहां पर आप समझ गए। क्रिमिनल साइड में देर इज अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। ही डील्स
with criminal cases punishable with imprisonment up to 7 years. And then you have the judicial magistrate court. और ये जो है he will try criminal cases punishable with imprisonment for a term of up to 3 years. तो यहां पर जो है, अगर आप देख रहे हैं, इन द डिस्ट्रिक्ट हायरार्की ऑफ क्रिमिनल साइड ऑफ थिंग्स, अगर मैं सेशन जजेस से स्टार्ट करूं, व्हेन द डिस्ट्रिक्ट जज ही सिट्स एज द सेशन जज, तो वो क्या करता है, वो क्या करता है, क्या जो डिस्ट्रिक्ट या जो सेशंस जज है वो कहां तक जा सकता है, वो कितने साल का आपको सजा सुना सकता है, कैन ही गिव यू अ डेथ पेनल्टी? द डिस्ट्रिक्ट जज, फांसी की सजा हो सकती है, डेथ पेनल्टी, यस, सब्जेक्टेड टू द कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट। ये याद है, याद आया? सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट ही कैन गिव यू डेथ पेनल्टी। उसके नीचे जो होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये जो बंदा होता है, दिस पर्सन बेसिकली ही विल गिव यू ओनली, ओके, ओनली पनिशमेंट अप टू 7 years। और उसके नीचे जो आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 होते हैं, दे कैन ओनली गिव यू अप टू 3 years। तो अगर मैंने बहुत हीनियस क्राइम अगर करा है, तो सबसे पहले मैं कहां जाऊंगा? अगर मैंने बहुत हीनियस क्राइम करा है, तो उस लेवल में आई विल गो टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके, आई विल गो टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अबॉर्शन नहीं, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन। सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन इज अ क्रिमिनल थिंग। अबॉर्शन इज लीगल इन इंडिया। ओके, और अबॉर्शन का ट्राइमेस्टर होता है कि आप जो है इस पर्टिकुलर ट्राइमेस्टर के बाद अगर कराएंगे तो देन दैट इज ऑल्सो ओनली अलाउड इफ यू गेट द परमिशन फ्रॉम द कोर्ट। Okay, abortion itself is not a crime. Sex selective abortion is a crime, and abortion after certain trimester is a crime. मतलब आप जो है बेसिकली एक सर्टेन वीक तक, जब वो फीटस नहीं डेवलप हुआ है, तभी तक अबॉर्शन करा सकते। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ऑल राइट, तो ये याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबसे ऊपर जो बैठते हैं डिस्ट्रिक्ट जज साहब, हु बेसिकली ऑफिशिएट्स एज द सेशंस कोर्ट, वो आपको डेथ पेनल्टी दे सकते हैं सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट। उसके नीचे जो सीजेएम साहब बैठते हैं या साहिबा बैठती हैं, वो 7 साल का सजा आपको अप टू 7 years दे सकती हैं, उसके नीचे 3 years दे सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। सो डिस्ट्रिक्ट जज या सेशंस जज, ही इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। ओके, highest judicial authority where in a district. He has original and appellate jurisdiction in both civil and criminal matter, and he is known as the district judge when handling civil cases and the sessions judge for criminal cases। ये चीज क्लियर है आपको? क्या ये चीज आपको क्लियर है? ओके, जब भी वो हैंडल करता है क्रिमिनल केसेस, उसको मैं सेशंस जज बुलाऊंगा, और जब वो सिविल केसेस हैंडल करता है तो मैं उसको डिस्ट्रिक्ट जज बुलाऊंगा। And he possesses judicial and administrative powers along with supervisory authority over subordinate court, and appeals against their order and judgment, it lies with the high court। इनका जो अपील होता है वो आप हाई कोर्ट को कर सकते हैं, क्योंकि हायरार्की है ना, SC HC, एंड देन इन द डिस्ट्रिक्ट को ये डिस्ट्रिक्ट जज और द सेशंस जज, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ क्राइम, इज द हाईएस्ट। तो ये थर्ड आते हैं, क्या मैं ये कह सकता हूं, इन द हायरार्की ही कम्स एट द थर्ड पोजिशन। इन द हायरार्की इट कम्स एट द थर्ड पोजिशन। इज दिस क्लियर? ओके, the session judge, please remember, he can impose any sentence including life imprisonment and capital punishment, but it is subject to high court's confirmation। This is what this is subjected to high court's confirmation। उसके बाद उसके नीचे कौन आता है? सबॉर्डिनेट जज होते हैं। तो ये हम फोर्थ लेवल पे आ गए of the judicial system। Can I say like this? We have now entered the fourth level of the judicial system। So ये जो है, द सबॉर्डिनेट जज, ही एक्सरसाइजेज अनलिमिटेड पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ओवर सिविल सूट्स। इसमें कौन होता है? देयर इज अ CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, हु डिसाइड्स क्रिमिनल केसेस विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ अप टू 7 years।
तो सीजेएम साहब या साहिबा 7 साल तक की सजा आपको सुना सकते हैं। इनके ऊपर जो सेशंस जज बैठते हैं वो कितने तक की सजा सुना सकते हैं? ही कैन गिव यू अ सेंटेंस ऑफ एनी क्वांटम। ही कैन ऑल्सो गिव यू सेंटेंस ऑफ डेथ, कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ इंप्रिजनमेंट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द हाई कोर्ट। यहां पर ये चीज सबको क्लियर है? दिस थिंग इज क्लियर। द सीजेएम कैन गिव यू 7 years, और सीजेएम साहब के अंदर में जो लोग बैठते हैं, सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स जितने लोग बैठते हैं, दे कैन गिव यू अप टू 3 years। ओके, सो ये बढ़ते जाता है क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं। एंड सेशंस जज वो कोई भी क्वांटम आपको दे सकते हैं, लाइफ imprisonment, कैपिटल पनिशमेंट। बट व्हेन दे गिव यू लाइफ imprisonment एंड कैपिटल पनिशमेंट, इट हैज टू बी सर्टिफाइड बाय द हाई कोर्ट दैट इट इज फाइन टू गिव इट। ओके, उसके बाद सिविल साइड में वी हैव द मुंसिफ हु पोजेसेस लिमिटेड jurisdiction and he decides civil cases of small pecuniary value। तो ये जो मुंसिफ साहब हैं, ये बेसिकली कहां बैठते हैं? ये कैन आई से दैट ही सिट्स इन सर्टेन स्टेट्स एट द 4th level, और इन सर्टेन स्टेट्स ही विल बी एट द 5th level। आपका जो क्वेश्चन था, ओके नहीं, सीजेएम साहब 7 साल की सजा दे सकते हैं, अप टू 7 years। सीजेएम 7 years दे सकते हैं। उनके नीचे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो 3 साल, अप टू 3 years। ओके, और ये जो मुंसिफ साहब है, इनके ऊपर या तो फैमिली कोर्ट का जज किसी स्टेट में बैठेगा, या ये नंबर आप कह सकते हो 4th पे आएंगे इन द सिविल केसेस। तो ये जो मुंसिफ साहब हैं, ही विल ओनली हेयर केसेस अप टू ए सर्टेन लिमिट, जैसे जो है 1 लाख रुपी इन तमिलनाडु, 25,000 इन उत्तर प्रदेश, एंड इन सर्टेन स्टेट्स इट इज ओनली 4,000। ओके, सो इससे आपको क्या पता चलता है? कहना इससे जहां पर 4,000 रुपए है, दी स्टेट्स का जो लोअर जुडिशरी है, इट इज डिमांडिंग रिफॉर्म्स। कहना इससे लाइक दिस, ये 4,000 बिहार उड़ीसा वगैरह में आपको मिल जाएगा। कैन आई से दैट इट इज डिमांडिंग रिफॉर्म्स बिकॉज इट हैज नॉट केप्ट इन पेस विद द टाइम्स। क्या आज के डेट में 3,000 4,000 रुपए के लिए कोई लेके जाता है कोर्ट? नहीं, ठीक है, ओके, ऑल राइट। स्पेशल कोर्ट्स की हम बात करते हैं तो देर आर स्पेशल कोर्ट्स ऑल्सो। तो जैसे सिटी सिविल कोर्ट होता है और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, तो दीज आर प्रेजेंट इन सम मेट्रोपॉलिटन सिटीज। ओके, दे आर ओके इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैंडलिंग सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। ओके, तो मेट्रोपॉलिटन सिटी क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन सिटीज क्या होता है ना? इसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कैलकाटा, है ना? सो ये सारे जो हैं आपका क्या होता है, बेसिकली मेट्रोपॉलिटन एरिया में जहां जहां पे आपका ये कह सकते हो आप एक्सीड करता है पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा। ओके, 1 मिलियन से ज्यादा है, एंड दे फंक्शन अंडर द सीआरपीसी। ओके, और ये जो है आपको बेसिकली सीआरपीसी के अंदर ये बनता है। और जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज हो जाते हैं जिनका पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है आपका, ओके, 10 लाख से अगर ऊपर है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट कैन एस्टैब्लिश, ओके, कैन एस्टैब्लिश द मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ओके, और ये दे हैंडल द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। तो इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत क्या है? वाई व्हाट वाज द नीड? देखिए, जब सिटीज आ जाती है, ओके, सिटीज सिटीज की बात आ जाती है, तो वहां पर होता क्या है? वहां पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन अलग हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू बी डन सेपरेटली देयर। ओके, तो इसका क्या होता है, जहां जहां पे मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स होते हैं वहां पर कैसे होता है, देयर इज अ हायरार्की ऑफ सीएमएम। सीएमएम इज द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। उसके नीचे होता है एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, दैट इज एसीएमएम। और उसके नीचे जो है, दे बेसिकली हैव मल्टीपल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ओके, और ये जो है दे कैन ट्राई द ओके दे कैन ट्राई द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। ऑल राइट, तो यहां पर जो है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इज फॉर द क्रिमिनल साइड ऑफ थिंग्स, एंड द सिटी सिविल कोर्ट
ओके, द सिटी सिविल कोर्ट इज फॉर द सिविल साइड ऑफ थिंग्स इन सिटीज जहां का पॉपुलेशन जो है 1 मिलियन या उससे जो है आप ज्यादा का देख रहे हैं। क्या ये चीज क्लियर है? डिड यू अंडरस्टैंड द सिटी एंड सिटी सिविल कोर्ट एंड द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इज फॉर विच साइड ऑफ थिंग्स? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सीआरपीसी से हैंडल करते हैं तो क्रिमिनल साइड के होंगे, क्रिमिनल केसेस एट दी सबऑर्डिनेट लेवल। और सिटी सिविल कोर्ट जो है वो बेसिकली दे आर एस्टैब्लिश्ड इन those urban areas so that they can handle the civil cases of those urban areas. Okay, और ये इनका लिमिट क्या होता है? विद इन सिटी लिमिट्स दे कैन ट्राई। जो सिटी का लिमिट होता है ना, बाउंड्रीज होती है सिटी की, वहां तक के केसेस ये हैंडल कर सकते हैं। ओके, then you have the small causes court and these are established in some states and presidency towns to decide civil cases of small value with decision being final but subject to high court revision। तो देखिए, मैंने कहा कि जब आप ना, आपका एक चीज है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें जो आपका डिस्ट्रिक्ट जज और सेशंस जज वाला कोर्ट है, वहां तक तो सेम होता है स्टेट्स में। बट उसके नीचे का जो बाइफरकेशन होता है वो स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, बिकॉज वर्कलोड कंप्लेक्सिटी इज डिफरेंट। महाराष्ट्र, मैंने सुबह बताया था, महाराष्ट्र विल बी अ मोर कॉम्प्लेक्स स्टेट एज कंपेयर टू लेटस से त्रिपुरा। त्रिपुरा में पॉपुलेशन कम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है, पीपल आर लिविंग ए सिंपलर लाइफस्टाइल। ओके, यहां पर जो है बेसिकली क्या होता है कि जितना आपका स्टेट कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, उसकी जीडीपी बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, उसका कॉम्प्लेक्सिटी जो है बढ़ेगा। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं? उस केस में जो है हम नीचे के फेज में उतना हमारा कॉम्प्लेक्स हायरार्की होगा। यहां तक 3 लेवल्स तक मोर और लेस सेम रहता है हर स्टेट में। दैट इज सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, और यहां से जो है हाई कोर्ट से आपका क्या स्टार्ट हो जाता है? हाई कोर्ट से आपका स्टेट लेवल का हायरार्की स्टार्ट हो जाता है, एंड द हाई कोर्ट सिट्स एट द टॉप। ओके, और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे किस लेवल पे आपको कंप्लेक्सिटी बनाना है, इट डिपेंड्स हाउ कॉम्प्लेक्स इज योर स्टेट एंड हाउ यू नो हाउ फार यू आर इन द कंप्लेक्सिटी। ओके, कंप्लेक्सिटी कैलकुलेशन। देखिए, प्रेसिडेंसी टाउन जो है बेसिकली किसको कहा गया था? प्रेसिडेंसी टाउन आपका जनरली जो कि ब्रिटिश, ओके ब्रिटिश जो, ओके ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज में 3 टाउन थे मेनली। कौन कौन थे? जो आपका एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, एक आपका मद्रास प्रेसिडेंसी था, और एक आपका बंगाल प्रेसिडेंसी था। तो क्या ये आज के डेट में आफ्टर इंडिपेंडेंस दे हैड टू बी टेकन इनटू अकाउंट आफ्टर इंडिपेंडेंस? लेकिन क्या आज 2025 में इनका कोई रोल है? आज 2025 में दे हैव बिकम इररेलेवेंट। ओके, दे हैव बिकम व्हाट? दे हैव बिकम इररेलेवेंट। ओके, दे हैव, यस, दे हैव मॉर्फ्ड इनटू प्रॉपर मेट्रोज नाउ। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं? मेट्रोपॉलिटन, ओके मेट्रोपॉलिटन कोर्ट देखते हैं। ओके, तो ये जो है प्रेसिडेंसी टाउन्स जो है उनका बेसिकली कॉलोनियल, एक आप कह सकते हो डेजिग्नेशन है। और कॉलोनियल डेजिग्नेशन में जैसे मद्रास है उसको बाद में तमिलनाडु कर दिया गया, उससे तेलुगु स्पीकिंग एरियाज निकाल दिया गया। जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, वहां से गुजराती स्पीकिंग एरियाज को हटा के गुजरात बना दिया गया और नाम महाराष्ट्र कर दिया गया। अब बंगाल प्रेसिडेंसी आपको पता है कि वहां तो देयर वाज ए प्रॉपर बाइफरकेशन, बांग्लादेश बना, एंड ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो ये सारी चीजें जो है, दिस इज नॉट, दिस इज यूज बट दिस इज नॉट इन फैशन एनीमोर। ओके, देन उसके नीचे यू ऑल्सो हैव दी पंचायत कोर्ट्स, जिसमें न्याय पंचायत, ग्राम कचहरी, अदालती पंचायत, एंड दीज आर देयर इन सम स्टेट्स। और दीज कोर्ट्स दे ट्राई पेटी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। बहुत छोटा, उसने मेरा बाग से आम चुरा लिया, समथिंग लाइक दिस। ओके, उसने मेरे से 2 अंडे लिए थे, समथिंग। नहीं, खाप नहीं, खाप इज अ एक्स्ट्रा, ओके एक्स्ट्रा constitutional court and it is condemned by the high courts and the supreme court as being extra constitutional। all right, is this clear? ये बेसिकली वर्डिंग है उसमें। क्या होता है ना कि देखिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे वर्ड्स कहाँ से आए?
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये वर्ड्स हमें ब्रिटिश ने दे के गए थे। लेकिन ये जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर है, जब हमने 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट ये सब हम लेके आए, तो उसके बाद हमें मौका मिला। सो वी स्टार्टेड यूजिंग द वर्ड विच आर मोर familiar. We started using the words which are more familiar to the Indian population. So a person who is from the rural area, he will more be acquainted to the न्याय पंचायत word than to some other English word. ग्राम कचहरी जो है, वहां पर जो है, उसको बेसिकली इन्होंने इस तरीके से नाम दिया ताकि जो पीपल एट द लोएस्ट लेवल, हु आर जनरली नॉट वेरी लिटरेट, who are generally not very integrated into the mainstream, वो भी कनेक्ट हो सके इससे। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? जनरली हम कहाँ देखते हैं इसको? जनरली ग्राम कचहरी वगैरह बिहार में आपको मिलेगी। ओके। और ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है कि हर स्टेट में ये प्रेजेंट नहीं होते। इट इज अपॉन द स्टेट लेजिस्लेचर कि क्या वो कर सकती है कि नहीं। तो जैसे ग्राम कचहरी का अगर मैं एग्जांपल ले लूं, तो ये बिहार में 2006 में दे हैड मेड दिस फॉर माइनर सिविल एंड क्रिमिनल डिस्प्यूट्स। ओके। और इसमें जो है एक सरपंच को बैठा देते हैं, हु इज इलेक्टेड बाय द विलेज ओनली। और उसके साथ साथ देर आर सर्टेन अदर पीपल। तो वो पंचायत देखा है आपने, उसमें एक सरपंच जी है, सरपंच मैडम होती है ना, तो वो बेसिकली बैठते हैं और वहां पर जाके दे एडजुडिकेट स्मॉल स्मॉल थिंग्स। ओके। जैसे पेटी थेफ्ट हो गया, उसने मुझे झापड़ मार दिया, उसने मुझे गाली दे दी, ओके, उस उसने मेरे दीवार गंदी कर दी, ऑल राइट। सो ये सारी चीजें हैं, उसने मुझे मजदूरी नहीं दी, ये सारी चीजें जो हैं बेसिकली ट्राई होता है। ओके। तो ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, बट दिस इज बेसिकली, मैंने आपको बताया ना, आफ्टर द थर्ड लेवल, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का थर्ड लेवल होता है, उसके नीचे जितनी भी चीजें होती हैं, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, सिक्स लेवल, वहां पर स्टेट लेजिस्लेचर का आप ऐसे कह सकते हैं कि डिस्क्रिशन होता है, हाउ कॉम्प्लेक्स एंड हाउ फार इन हायरार्की दे वांट टू मेक इट। क्या ये चीज क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर। ओके। अब मैं बात करता हूं ट्राइब्यूनल्स के बारे में। ट्राइब्यूनल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ट्राइब्यूनल्स जो है बेसिकली आर्टिकल 323, ओके, ए और आर्टिकल 323 बी के थ्रू आती है। तो ए और बी लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? वर दे प्रेजेंट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? वर दे प्रेजेंट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? नो, दे वर एडेड फ्रॉम द अमेंडमेंट्स। ये जो है अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए हैं। यस, यू आर करेक्ट। एंड इसमें जो है आर्टिकल 232, 323 ए, दिस पर्टेन्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। And Article 323B, it deals with tribunals for other matters. Okay. And इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, इट एम्पावर्स दी whom? इट एम्पावर्स दी पार्लियामेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान से देखिए। आर्टिकल 323 ए पार्लियामेंट को एम्पावर करता है टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। ओके। तो ये हैंडल क्या करता है? पब्लिक सर्विस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, कंडीशन ऑफ सर्विस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है। ओके, आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल व्हाट काइंड ऑफ केसेस इज हैंडल। तो आपने कैट का नाम सुना है? कैट का नाम सुना है? CAT, कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। यस। तो ये जो है, इट इज बेसिकली सीज आर्टिकल 323 ए, इट गिव्स द sanction to establish the कैट। ओके। ये जो है बेसिकली सैंक्शन देता है, आर्टिकल 323 ए बेसिकली इसको करता है। तो ये जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश किया गया था। और जो आपका कैट है, CAT, कैट, दैट इज द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, इसको 1985 में एक एक्ट लाया गया था, दैट वाज कॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट 1985। उसके थ्रू एस्टैब्लिश किया गया था, एंड इट टुक द सैंक्शन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 323 ए। और इसमें जो है कैट क्या करता है? कैट बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनका सर्विस कंडीशन और डिस्प्यूट्स देखता है। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूं। सो आई नो दिस गाय, दिस अंकल, जो 2010 में ही वॉज
ही वॉज बेसिकली डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस फॉर करप्शन। ओके, सो वो गए कैट में उन्होंने अर्जी डाली और वहां पर वो केस लड़े। देन द कैट सेड दैट द वे दैट दिस गाय वॉज डिसमिस्ड, ये जो पर्सन है जिस तरीके से इनको डिसमिस किया गया है, दिस इज रॉन्ग, एंड ही वॉज रीइंस्टेटेड विथ बैक पे एंड सीनियोरिटी। अब समझ में आया कैट क्या काम करता है, कैट क्या काम करता है। ओके, सो ये जो है बेसिकली आपको कोई भी प्रॉब्लम, जब आप आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, और आपको मान लिया कि हरास किया जा रहा है, या आपको डिसमिस कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, आपकी सैलरी रोक दी गई। ओके, ये सारी चीज, आपका एपार खराब कर दिया गया। एपार होता है एनुअल अप्रेजल जो रिपोर्ट होता है, अगर उसको खराब कर दिया गया, किसी किसी लोग को 4 दे दिया जाता है 10 में, किसी किसी लोग को 3 दे दिया जाता है 10 में। ओके, तो जनरली यू कैन गो टू द कैट, और कैट में जाके आप अपना अपार भी अपडेट करा सकते हैं। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनको 2-3 दे दिया गया था, 2/10, 3/10, एंड दे वेंट टू द कैट, और फिर उनका अपडेट करा के 7/10, 8/10 कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है एपार? एपार इज इंपॉर्टेंट सो दैट बाद में प्रमोशंस में हेल्प मिलता है उससे। व्हेन यू राइज आफ्टर ए सर्टेन लेवल, उसके बाद आपका एपार देखा जाता है टू गिव यू प्रमोशन अबव योर पीयर्स। ओके, सो ये सारी चीजें जो है कौन देखता है? ये कैट देखता है। ओके, ये क्या देखता है? कैट देखता है। ठीक है, and this includes services under the center, the state, local bodies, public corporation and other public authority. So 323A को यूज करके आप क्या कर सकते हो? आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ओके, आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जिसमें कैट होता है, सैट होता है। कैट होता है दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। ओके, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। ओके, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो हैं वो जाके अपना बात रख सकते हैं, और वहां जाके वो कह सकते हैं कि दिस इज द प्रॉब्लम विथ मी, आई एम अ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओके, क्या ये चीज क्लियर है? ओके, primary aim of the article 323A is to transfer the adjudication of service related disputes from civil courts and high courts to specialized administrative tribunal। अब यहां पर आप एक चीज देखिएगा कि ये जो 323A है, इसका यूज केस क्या है? इसका यूज केस ये है कि बेसिकली जो कोर्ट है, दे वर बीइंग बर्डनड, जो आपके हाई कोर्ट है और आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, वो बर्डन हो रहा था बाय दीज पेटी डिस्प्यूट। बाय दीज पेटी डिस्प्यूट्स दे वर बीइंग बर्डनड। तो उस केस में क्या किया गया? 323A से सैंक्शन दिया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, और उसके बाद द गवर्नमेंट केम विद द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट 1985, और उससे जो है सीएटी बनाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, और उसके साथ साथ एसएटीज बनाई गई फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड द अदर लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ओके, सो दैट बर्डन कैन बी शिफ्टेड। तो ट्राइब्यूनल का एक ही काम है दोस्त, ट्राइब्यूनल जो है, ओके, ट्राइब्यूनल जो है उसका एक ही काम है। ऑलराइट, वो क्या है? उसका ये काम है टू टेक ऑफ द बर्डन। ये बर्डन ले लेता है आपका किससे? ये बर्डन ले लेता है आपका हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, रिड्यूस द केस लोड, एंड दिस इज फॉर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। जैसे, क्या आपको ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट का जज ये इलेक्ट्रिसिटी के मामले में, और ये आपका जो इन्वायरमेंट का मामला हो गया, और जो आपका सर्विस रिलेटेड मैटर हो गया, क्या वहां पर एचसी का या एचसी का जज, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज, कैन ही हैव अनलिमिटेड कॉम्पिटेंस? इज इट पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन टू हैव अनलिमिटेड कॉम्पिटेंस? नहीं। तो उसके लिए क्या किया गया? हमने ट्राइब्यूनल का कंसेप्ट लेके आए हैं, सो दैट स्पेशलाइज्ड मैटर, अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी ट्राइब्यूनल, वो कहां से आता है? वो आता है 323B से, और 323A से क्या आता है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का सैंक्शन। यहां पर जब हम कहेंगे कि 323B से कोई भी अदर मैटर जो है
उसका सैंक्शन आता है, तो मैंने इससे क्या बनाया, मैंने एक इलेक्ट्रिसिटी ट्राइब्यूनल बना दिया। अब क्या है, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ट्राइब्यूनल में जा रहा है, जहां का जज जो है, द जज हु इज सिटिंग इन द इलेक्ट्रिसिटी ट्राइब्यूनल, ही नोज द इलेक्ट्रिसिटी लॉज, he has adjudicated on electricity law 24/7। रोज वो एक ही काम कर रहा है, तो कैन आई से that this judge will become specialized in electricity laws? अगर वो डेली का डेली 5, 10, 15, 20, 100 मैटर इलेक्ट्रिसिटी के ही एडजुडिकेट कर रहा है, कैन आई से दैट दिस जज विल ओवर द टाइम बिकेम स्पेशलाइज्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी लॉस? द आंसर इज यस, ही विल बिकम, ओके, ही विल बिकम स्पेशलाइज्ड। अब कैट का कोई जज है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, कैन आई से दैट ही विल बिकम वेरी वेल वर्स्ड विद द सेंट्रल सर्विस लॉज, विद द सेंट्रल सर्विस रूल्स? यस। तो उस केस में जो है हम कहते हैं कि ट्राइब्यूनल इज फॉर रिड्यूसिंग द केस लोड, एंड along with that it is also there for increasing स्पेशलाइजेशन। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है? ओके। और इसमें जो है, अगर आप देखेंगे 323 में दो चीज है, 323A एंड 323B, बोथ वेर एडेड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन इन द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो 323A जो है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स आप बना सकते हैं, और 323 में आप क्या बना सकते हैं, 323 में एनी अदर ट्राइब्यूनल यू कैन मेक ऑन स्पेसिफाइड मैटर अदर देन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। इसमें एक और डिफरेंस है, वो चीज आप मुझे बता सकते हैं 323A में और 323B में? इंपावरमेंट का डिफरेंस है। 323A empowers whom? 323A empowers the parliament, and 323B empowers the parliament and state legislature। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। इसका मतलब क्या है, कैन आई से दैट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स कैन ओनली बी मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? Administrative tribunals using the sanction of 323A can only be made by the central government, that is parliament, through the parliament, and the 323B can be made parliament or by the state legislature। ओके, सो यहां देखिएगा, हम आर्टिकल 323A की बात कर रहे हैं। सो द पार्लियामेंट पास द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट 1985, and this act provided the legal framework for establishment of central administrative tribunal and state administrative tribunal। बहुत प्यार से जो है आपको इधर देखना है, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया है, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इन अकॉर्डेंस विथ आर्टिकल 323A पार्लियामेंट पास्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट 1985। यहां क्या लिखा हुआ है, पार्लियामेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पार्लियामेंट लिखा हुआ है। यहां पर पार्लियामेंट ने ही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाया। अब समझ में आया कि सिर्फ 323A का यूज कौन कर सकता है, ओनली द पार्लियामेंट, नॉट द स्टेट। इवन व्हेन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैड टू बी एस्टैब्लिश, उसके लिए भी पार्लियामेंट आगे आया। वो स्टेट, क्या ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स? द आंसर इज नो, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फ्रेंड्स, ये सेंटर पार्लियामेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। पार्लियामेंट विल डू इट फॉर स्टेट्स एज वेल। ओके, तो इसके पीछे का रीजन आप समझ सकते हैं। कैन यू अंडरस्टैंड द रीजन वाई ओनली सेंटर, वाई ओनली पार्लियामेंट इज गिवन द पावर? कैन आई से दैट अगर स्टेट्स को दे दिया जाए स्टेट वाला, तो बहुत सारे स्टेट स्किप कर जाएंगे इस पे, या बहुत सारे स्टेट बायस्ड अपना अपना खुद का लॉ पास करेंगे। देयर विल बी नो यूनिफॉर्मिटी फॉर द जस्टिस विच इज डिलीवर्ड, ओके, टू द
डिफरेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, और उससे क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को देख देख के जेलेसी डेवलप होगी स्टेट वालों में। ऑलरेडी जेलेसी तो है, बिकॉज स्टेट वालों का जो रिवीजन होता है पे कमीशन का, वो लेट होता है। लेकिन अगर यहां पर जो जस्टिस डिलीवरी है वो हम दे दें इसको, स्टेट्स को, व्हेन इट कम्स टू देयर एम्प्लॉय जस्टिस, तो उसमें क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज देयर विल बी यूनिफॉर्मिटी। ओके, देयर विल बी लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी रादर, कि मान लिया पंजाब में है, महाराष्ट्र में नहीं है, तमिलनाडु में है, ऊपर कहीं नहीं है। क्या ये चीज क्लियर है? वाई ओनली पार्लियामेंट इज गिविंग गिवन पावर? ओके, देखो, आई थिंक साइडक हैज शेयर्ड इट, ओके, दैट यू कैन सी। क्या ये चीज क्लियर है आपको? यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स के लिए जो है आर्टिकल 323 ए में पार्लियामेंट को दिया जाता है, और इससे क्या होता है, एक्सपर्टीज एफिशिएंसी जो है वो मेंटेन रहती है। यूनिफॉर्म एक तरीके से जो मोराल है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, वो मेंटेन रहता है। ओके, इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, आर्टिकल 323 बी इज अलाउिंग बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। क्या ये चीज क्लियर है? आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, अब हम आ जाते हैं 323 बी में, ट्राइब्यूनल्स फॉर, ओके, ट्राइब्यूनल्स फॉर आर्टिकल 323 बी। तो इसमें अगर आप देखिएगा, इसमें आर्टिकल 323 बी में व्हाट इज देयर, आर्टिकल 323 बी जो है उसमें बेसिकली स्पेसिफाइड मैटर्स का पावर होता है विथ बोथ द सेंट्रल लेवल, दैट इज पार्लियामेंट, एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, और इसमें क्या क्या पावर होता है, टैक्सेशन रिलेटेड ट्राइब्यूनल, ओके, उसके साथ साथ आपका इंडस्ट्रियल या लेबर डिस्प्यूट, ओके, उसके साथ साथ एनीथिंग रिलेटेड टू लैंड एक्विजिशन, सेलिंग समथिंग लाइक दिस, उसके साथ साथ एनीथिंग रिलेटेड टू योर प्रॉपर्टी, उसके साथ साथ और किसका होता है, उसके साथ साथ रेंट एंड टीनेंसी लॉ। और कुछ याद आ रहा है आपको? बिजनेस रिलेटेड, ओके, बिजनेस रिलेटेड। सो यहां पर क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर होती है कि हाई कोर्ट का, दे कैन रिड्यूस द वर्कलोड, they can do what, they can reduce the workload by establishing this tribunal in their state, or the parliament, they can establish a tribunal to adjudicate on other factors as well। एक यूपीएससी में क्वेश्चन आया था नेचुरल गैस वाला, पीएनजीआरबीए वाला क्वेश्चन, याद है आपको? दैट उसमें जो है ट्राइब्यूनल्स जो है, उसमें ट्राइब्यूनल्स का एस्टैब्लिशमेंट होगा, एंड दिस वाज द फर्स्ट ट्राइब्यूनल एवर। तो क्या वो सही था? पीएनजीआरबीए में लिखा था कि इट वाज द फर्स्ट ट्राइब्यूनल एवर टू बी देयर, सो द आंसर इज नो। ओके, जब भी यूपीएससी में इस टाइप का वर्डिंग रहे, फर्स्ट एवर, नथिंग लाइक दिस एग्जिस्टेड बिफोर, जनरली आई एम सेइंग इट इज रॉन्ग। 9 out of 10 टाइम्स इट इज रॉन्ग। क्या ये चीज क्लियर है? ओके, तो इस चीज को आपको देखना है कि 323 बी में आप बेसिकली क्या कर रहे हैं। 323 बी में आप जो है, यू आर बेसिकली एस्टैब्लिशिंग ए ट्राइब्यूनल फॉर मैटर्स अदर देन एडमिनिस्ट्रेशन, अदर देन एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स। ओके, और इसमें क्या रहता है, इसमें जो है बेसिकली बोथ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट। पार्लियामेंट नेशनल लेवल पे कोई भी ट्राइब्यूनल बना सकता है, और स्टेट जो है स्टेट लेवल पे कोई भी ट्राइब्यूनल बना सकता है टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द नॉर्मल कोर्ट्स। ओके, क्या ये चीज क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर? ओके, ऑल राइट। और अब हम कैट की बात करते हैं, तो कैट जो है उसका जुरिस्डिक्शन और स्कोप क्या है? इट हैंडल्स डिस्प्यूट कंसर्निंग रिक्रूटमेंट एंड सर्विस मैटर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, मतलब आईएएस कोई सस्पेंड हो गया,
कोई आईपीएस को डिसमिस कर दिया, समथिंग लाइक दिस, वो सुनेंगे। सेंट्रल सिविल सर्विसेज, सिविल पोस्ट्स अंडर द सेंटर एंड सिविलियन एम्प्लॉयज ऑफ डिफेंस सर्विस। ओके, व्हाट अबाउट द डिफेंस फोर्सेस मेंबर्स, द मिलिट्री एम्प्लॉयज, दे विल गो वेयर, दे विल गो वेयर? क्या वो यहाँ कैट के पास जा सकते हैं? क्या वो कैट के पास जा सकते हैं? नहीं जा सकते। दे विल गो फॉर व्हाट? दे विल गो फॉर द मिलिट्री ट्राइब्यूनल। ओके, वो मिलिट्री ट्राइब्यूनल में जाएंगे, दैट इज द एएफटी, आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल। ओके, आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल। अभी आई थिंक ये केस आया था दैट दिस जेंटलमैन इन नेवी, ही गॉट हनी ट्रैप्ड बाय अ रशियन लेडी। याद है वो? आपने देखा होगा ट्विटर पे बहुत वो केस फेमस हो रहा था। सो उसमें जो है, ये जो नेवल ऑफिसर है, ही वेंट टू द एएफटी सेइंग दैट कि मुझे डिसमिस कर दिया गया, मुझे डिसऑनरेबल डिस्चार्ज कर दिया गया सर्विस से विदाउट पेंशन। मुझे पेंशन भी नहीं दी गई, मैंने 20 साल सर्व किया। आई एम अ ब्रिगेडियर लेवल नेवल ऑफिसर, आई थिंक ही वॉज ए कमांडर, राइट? ही वॉज ए कमांडर और समथिंग। तो वो कमांडर या कैप्टन थे। एंड ही बेसिकली, ओके, ही बेसिकली, यस यस, यू आर करेक्ट, स्ट्राइडर इज करेक्ट। सो ये जो है बेसिकली, what happened in that case is that he said कि I am not saying that I should not have been discharged, but I am saying that मेरा जो पेंशन है वो मुझे मिल जाए, बिकॉज मेरा 20 साल का बहुत अच्छा करियर रहा है। आई हैव सर्व्ड वेरी ऑनरेबली। एक गलती थी मेरी, एंड दैट वाज व्हाट, आई फेल इनटू दैट ट्रैप। सो उसके बाद जो है आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल ने कहा ठीक है, इनकी पेंशन जो है आप दे सकते हो इनको फॉर द मीन टाइम। तो ये 2014 की बात है। सो इस टाइप के केसेस कैट के पास नहीं जाते। अगर जो है आपको मिलिट्री से डिस्चार्ज कर दिया, यू कैन नॉट गो टू द कैट, यू कैन गो ओनली टू द एएफटी, दैट इज द आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल। और दूसरी चीज क्या है, अगर आप सिविलियन एम्प्लॉय है डिफेंस सर्विसेज के, मान लिया कि आपको आर्मी ने हायर किया है फॉर सम मे बी एज अ टेक्नीशियन, ओके, बट यू आर नॉट ए मिलिट्री एम्प्लॉय, यू आर जस्ट अ सिविलियन एम्प्लॉय, तो उस केस में आप कैट में जा सकते हैं। ओके, exclusion, members of defense forces, officers and servants of the Supreme Court as well as secretarial staff of the parliament will not fall in the cat's jurisdiction। तो कैट के jurisdiction में डिफेंस फोर्सेस वाले नहीं रहेंगे। ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दे विल बी आउटसाइड, एंड ऑल्सो द सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ द पार्लियामेंट विल बी आउटसाइड। ओके, देन कॉम्पोजिशन क्या होगा कैट का? This will initially include a chairman, vice chairman and members. After 2006 वाइस चेयरमैन पोजीशन को रिमूव कर दिया गया। अब वाइस चेयरमैन का पोजीशन नहीं रहता, एक चेयरमैन साहब होते हैं कैट के, और उनके अंदर जो है मेंबर्स होते हैं। उसके साथ साथ इसके बेंचेस भी होते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय बेंचेस? देखिए, कैट हर कोई जा सकता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके 60-70 लाख एम्प्लॉयज हैं। ओके, उनका क्या है, 60-70 लाख एम्प्लॉयज हैं। तो होता क्या है कि हर जगह आप प्रेजेंट नहीं हो सकते। जैसे मान लिया सेंट्रल गवर्नमेंट के आपको असम में भी एम्प्लॉयज मिलेंगे, साउथ में भी एम्प्लॉय मिलेंगे। तो प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में है। प्रिंसिपल बेंच कहां पर है? दिल्ली में है। उसके साथ साथ अहमदाबाद बेंच हो गया, इलाहाबाद हो गया, लखनऊ बेंच हो गया, बेंगलोर बेंच हो गया, चेन्नई बेंच हो गया, मुंबई बेंच हो गया। ये डिफरेंट लोकेशंस में बेंचेस हैं, जहां पर जो वहां के सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आईआरएस ऑफिसर है, वो तो कहीं भी हो सकता है। आईएएएस ऑफिसर है, कहीं भी उसको आप पोस्ट कर सकते हैं। जो मिनिस्ट्री के मेंबर्स होते हैं उनको कहीं भी आप पोस्ट कर सकते हैं, ओके, इफ द जॉब इज ट्रांसफरेबल। जहां जहां पे मिनिस्ट्री का ऑफिस है वहां हो सकता है। सो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं, उनकी सहूलियत के लिए देयर आर डिफरेंट बेंचेस। ओके, ऑल राइट। यस, सो ईच बेंच विल ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ईच बेंच ऐसा नहीं होगा कि कोई बेंच किसी के नीचे है। हर बेंच जो है अपना ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस उसको दिया जाता है, ताकि एफिशिएंटली जस्टिस आप दे सके। One chairman and 69 members are there who are drawn from both judicial and administrative background। यहां समझ में आ रहा है आपको
कि वाई द कैट विल बी बेटर इन एडजुडिकेटिंग दीज थिंग्स देन कंपेयर टू योर नॉर्मल हाई कोर्ट. Why the cat will be better than normal high court? Because both judicial और administrative background से judges आप लेके आ रहे हैं. Okay. And members must be at least 50 years old and they serve a term of 4 years or until they reach the age of 70 for chairman and 67 for members, whichever is earlier. Can I say that they serve even more than the सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हमने 6/65 पढ़ा था. आइदर यू, ओके सॉरी, नॉट 6/65, वी हैव read 65 years. Okay, 6/65 was for CAG, not Supreme Court. Supreme Court, no minimum age and 65 years. लेकिन यहां पर क्या है, आप 70 years तक दे सकते हो विथ अ कैवियट की 4 साल का टर्म होता है. कैवियट क्या होता है? 4 साल का टर्म होता है. तो अ 66-year-old guy, can he go to the Supreme Court in normal circumstances and become a judge if he is not a retired judge called for filling the quorum? Can a retired Supreme Court judge at the age of 66 or a 66-year-old become a Supreme Court? Nahi. But this person can go to become a tribunal judge. Okay. ये जो है ट्राइब्यूनल जज बन सकता है. 4 साल का टर्म होता है, या ओके 70 साल, विच एवर इज अर्लियर फॉर द चेयरमैन एंड 67 फॉर मेंबर्स. अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या होता है? तो चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन फ्रॉम ए सर्च कम सिलेक्शन कमिटी विच इज चेयर्ड बाय द चीफ जस्टिस और अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हु इज नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस. तो जो एससीएस कमिटी होती है, एससीएस कमिटी का मतलब क्या है? सर्च कम सिलेक्शन कमिटी. सो दे आर बेसिकली हेडेड बाय द चीफ जस्टिस, एंड इफ द चीफ जस्टिस इज बिजी, the chief justice can basically tell a senior judge, and he can nominate that senior judge, said that okay, please you go and sit on the SCS committee on my behalf, and these people they recommend the name of the judges for the cat. और यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा. ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है. प्रोसीजरल एस्पेक्ट. They are not bound by the Civil Procedure Code of 1908 and they operate on principles of natural justice. What do I mean by this? Okay. What do I mean कि they are not bound by the Civil Procedure Code of 1908? ध्यान से सुनिएगा. मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूं और मुझे जो है निकाल दिया गया, मैंने कुछ गड़बड़ी की और वो गड़बड़ी जो है प्रॉपरली मुझे निकाला गया है. ऑल द स्टेप्स हैव बीन फॉलोड. मुझे पहले वार्निंग दी गई, मैंने वार्निंग नहीं सुनी, तो सेकंड इंस्टेंस में मेरे पे एक कमिटी बैठाई गई, उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट आया, मुझे प्रॉपर चांस मिला अपना पक्ष रखने के लिए. माई द इंक्वायरी कमिटी रूल्ड अगेंस्ट मी एंड देन आई वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस. तो क्या यहां पर कोई भी प्रोसीजरल एस्पेक्ट का वायलेशन है? प्रोसीजरल एस्पेक्ट का वायलेशन है? नहीं है. प्रोसीजरल एस्पेक्ट, सब स्टेप्स फॉलो किए गए, मुझे चांस मिला, मुझे वार्निंग दी गई, इंक्वायरी कमिटी प्रॉपर बैठी, फेयर हियरिंग हुआ, सब चीज हुआ. प्रोसीजरल एस्पेक्ट इज टिप टॉप, नथिंग प्रॉब्लम है. बट द गुड थिंग इज that they are not bound by the Civil Procedure Code of 1908. They can override the procedures. They can say कि ये जो आदमी है जिसको निकाला गया है, this person is a बाल बच्चेदार. क्या ये चीज प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में फिट बैठती है कहीं पर कि ये बंदा तो इसके 4 बच्चे हैं? लेकिन आप अगर कैट ये बोल सकता है दैट दिस पर्सन, ओके दिस पर्सन इज इज अ हार्ट पेशेंट, इज अ डायबिटिक पेशेंट, he is he was trying his best, he was not trying his best because of this illness. Okay. तो उस केस में they can override the procedure and can give him, okay, and can give him the job back. Okay. So cat has, please remember, they are not bound by the civil procedure, they operate on the principle of natural justice and hence they have procedural flexibility. Okay. और वहां फेयरनेस देखा जाता है. क्या देखा जाता है वहां? जो है
फेयरनेस देखा जाता है, हाउ फेयर। ये नहीं देखा जाता कि हाउ फेयर इज द प्रोसीजर, ये देखा जाता है हाउ फेयर इज द रिजल्ट। ओके। तो वहां पर ट्राइब्यूनल्स जो है, दे कैन हैव देयर ओन रूल्स एंड प्रोसीजर, जिसमें उनका जो मेथड है रिगार्डिंग समनिंग ऑफ विटनेसेस, एडमिटिंग एविडेंस। अब जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा आप, तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था, दैट देर आर स्ट्रिक्ट प्रोसीजर। याद है कल एओआर के बारे में मैंने बताया था, दैट अगर आपको पिटिशन फाइल करना है सुप्रीम कोर्ट में, तो पहले क्या आपको एओआर को ढूंढना होगा, हु विल बी पर्सनली लायबल। याद है? उस केस में अगर आप देखेंगे, कंपेयर टू दैट रिजिडिटी, कंपेयर टू दैट रिजिडिटी, ये जो ट्राइब्यूनल है इट इज नॉट रिजिड। आपने किसी पेंसिल से पेपर पे लिख दिया, आपने पेंसिल से पेपर पे एविडेंस डाल दिया, वो मे बी एचसी और एससी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं होगा, बट वो हो सकता है कैट में एक्सेप्ट हो जाए। वाई? बिकॉज दे आर नॉट बाउंड बाय द सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908। दे कैन मेक देयर ओन प्रोसीजर रिगार्डिंग एक्सेप्टिंग एविडेंस, समनिंग ऑफ विटनेस एक्सेट्रा। तो ये क्या कहेगा कि ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर को निकाला, प्रोसेस आपकी ठीक है, लेकिन ये पर्सन ना, इसकी डायबिटीज थी, इसकी ना डायबिटीज थी, इस बंदे की ना 4 बच्चे हैं, उनका सोचना होगा। तो इसीलिए जो है दे आर ओवर राइडिंग। तो ये है नेचुरल जस्टिस, ये है नेचुरल जस्टिस। अभी एक केस आया था दैट एक बंदा था सीआईएसएफ का, जो कि मेट्रो और एयरपोर्ट वगैरह पे सिक्योरिटी देते हैं। सो दिस पर्सन, ही हैज अपना यूनिफॉर्म पहन के घर जा रहा था, ही सॉ टू लवर्स, लवर्स समझ रहे, जो दे वर बेसिकली सिटिंग इन अ पार्क एंड होल्डिंग हैंड्स। सो वो ना मस्ती में, मस्ती होती है ना कि ऐसा मैंने यूनिफॉर्म पहन रखा है तो ये बंदों को जो है मैं डांटूंगा, ये उसने जाके उनको डांट दिया और उनसे पैसे ले लिए 500 रुपए, कि मैं पुलिस वाला हूँ, बिकॉज ही वॉज वेयरिंग द यूनिफॉर्म, और 500 रुपए ले लिए। वो जो दोनों लोग थे उन्होंने जाके सीआईएसएफ वाले को कंप्लेंट कर दी कि ऐसे ऐसे था, मैं रात को बैठा हुआ था एंड आई वाज नॉट डूइंग समथिंग इलीगल, आपके वाले एक आए सीआईएसएफ वाले और ये उनकी फोटो मैंने निकाल ली थी, ये इन्होंने मुझसे 500 रुपए लिए। उसको डिसमिस कर दिया गया सर्विस से। देन ही वेंट टू कैट, देन ही वेंट टू कैट एंड से कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही मस्ती कर रहा था, आई वॉज जस्ट प्लेइंग अ जोक ऑन दीज कपल्स। ऑल राइट। सो द कोर्ट सेड दैट, ओके, द कोर्ट सेड दैट ऑल्दो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई होता है, you might not be serious in your intention to rob these people of 500, and you are saying here, please give me my job back based on natural justice. But in this case, natural justice cannot apply. Why? Because if we will give you your job back, it will not be fair to other people. So natural justice can work in both ways. नेचुरल जस्टिस आपके फेवर में भी काम कर सकता है, आपके अगेंस्ट भी काम कर सकता है, बिकॉज इट इज वेरी फ्लेक्सिबल। इट इज व्हाट? इट इज वेरी फ्लेक्सिबल। ओके। तो ये चीज जो है, कैट जो है, इट मेक्स इट इजियर बाय नॉट बीइंग बाउंड बाय द सिविल प्रोसीजर कोड, इट मेक्स इट इजियर फॉर पीपल टू अप्रोच द कैट। और ये जो है अपना हेयरिंग अपने टर्म्स पे कंडक्ट करा सकता है। ओके। एंड इनिशियली appeals against cat orders were directed solely to the Supreme Court, but following the 1997 L. Chandra Kumar case, अपील्स लाई विद द डिवीजन बेंच ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। तो यहां पर जो है, पहले जो भी ट्राइब्यूनल का कैट का ऑर्डर था, इट यूज टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट, और अब जो है हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच को जाएगा। आफ्टर द 1997 एल चंद्र कुमार केस, दिस क्वेश्चन हैड कम इन यूपीएससी GS2 मेंस वेरी रिसेंटली, because there was a clash between the CAT and the Delhi High Court. The CAT said, I am in the national capital, I will not hear you, Delhi High Court. And the Delhi High Court, it started to play tantrum, saying कि नहीं, दिल्ली में तो मेरा राज चलेगा, दिल्ली स्टेट में आई एम द नंबर 2, यू आर नॉट द नंबर 2। तो उसके बाद जो है एल चंद्र कुमार केस को यूज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट जो है, बेसिकली वहां पर देखा गया था कि इट गॉट द अपर हैंड अगेंस्ट द
कैट। ओके, तो ये केस जो है यू हैड टू मेंशन इन योर GS2 आंसर। अब समझ रहे मेंस की तैयारी कैसे करनी है? मेंस की तैयारी आपकी इसी से होगी। जो प्रीलिम्स के लिए मटेरियल आप पढ़ रहे हैं वहीं से आपकी मेंस की तैयारी होगी। ओके, ऑलराइट। हाँ, ये कहा गया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, दे आर नॉट अल्टरनेटिव टू हाई कोर्ट, रादर दे आर जस्ट ए फोरम हु आर बिलो द हाई कोर्ट। ओके, क्या ये चीज क्लियर है? ये दिल्ली हाई कोर्ट ने यही कहा था कि ये मेरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। ओके, ये मेरा ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये जस्ट एक फोरम है जहां पर आप जा सकते हैं। बिकॉज जब भी अगर ऑल्टरनेटिव आपने बता दिया, जैसे ही आपने क्या बोला कि ये जो ऑल्टरनेटिव है मेरा, तो इट मींस कि दिल्ली हाई कोर्ट के पैरेलल बैठ जाएगा या हाई कोर्ट के पैरेलल बैठ जाएगा कैट। इज इट सो? आफ्टर द चंद्र कुमार केस वी कैन से दैट द हायरार्की हैज बीन समवॉट फिक्स्ड। द हाई कोर्ट सिट्स अबव द ट्राइब्यूनल, yes or no? Why? Because appeal of cat orders, they are now lying with the division bench of the concerned high court। फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स है। तो एसएटीज आर एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉन रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। जब स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती तो ऐसा क्यों है? स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट क्यों करना पड़ता है? अगर आपको याद होगा, हमने 323A में एक बात पढ़ी थी, दैट ओनली द पार्लियामेंट हैज द पावर, नॉट द स्टेट। द पार्लियामेंट हैज द पावर, नॉट द स्टेट्स। 323A में। व्हाट अबाउट 323B? बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर। ओके, सो 323A में रिक्वेस्ट करना पड़ता है स्टेट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे लिए भी एक बना दो, बिकॉज मेरे पास 323A के अंदर पावर नहीं है। ओनली द पार्लियामेंट हैज द पावर, and this mirrors the structure and purpose of the CAT, but it is focused on the state government employees. And similar to CAT, the chairman and members of SATs are appointed based on a recommendation from a selection committee, which is chaired in this case by the Chief Justice of High Court of the concerned state। उसमें क्या था? CAT वाले में क्या था? सर्च कम सिलेक्शन कमिटी वॉज हेडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट जज और द CJI, सुप्रीम कोर्ट जज ऑन बिहाफ ऑफ CJI और CJI। और यहां पर क्या है? जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है उनके लिए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट विल बी सिटिंग ऑन द सर्च कम सिलेक्शन कमिटी। ओके, एंड SATs हैव ओरिजिनल jurisdiction over recruitment and service matter of state government employee, and this is a parallel mechanism to CAT। okay, this is what, this is a parallel mechanism to CAT। can I say that कि अगर सैट का जो अपील है वो कहां जाएगा? कैट पे जाएगा क्या? सैट का जो अपील है वो किधर जाएगा? कैट पे जाएगा, हाई कोर्ट के पास जाएगा। व्हाई? बिकॉज वी आर सेइंग दैट सैट इज पैरेलल मैकेनिज्म, सबऑर्डिनेट मैकेनिज्म नहीं कह रहे हैं। सैट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू कैट। सैट एंड कैट, दीज आर पैरेलल। ऐसा नहीं है कि कैट ऊपर है सैट नीचे है। क्या ये चीज समझ में आई? क्या ये चीज ओके समझ में आई? ओके, यस, तो पैरेलल मैकेनिज्म से ही समझ जाओ कि दे आर नॉट बिलो द कैट, इनका काम ही डिफरेंट है। दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओके, और उसका जो है सैट्स का अपील जो है कहां जाता है? हाई कोर्ट के पास। ओके, और हाई कोर्ट के बाद कहां जाएगा? हाई कोर्ट के बाद कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास। यहां पर सैट, HC एंड SC ऐसे जाएगा। सैट के बाद कैट नहीं आएगा। ओके, सैट एंड कैट आर पैरेलल। ओके, then comes joint administrative tribunals। The Administrative Tribunal Act of 1985, it also allows for a joint administrative tribunal for two or more states। okay, और ये जो है दिस इज वेरी मच सिमिलर टू ए JPSC, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। वो देखा है आप? उसके तरह ही सिमिलर है, लेकिन जब दो स्टेट्स होते हैं दे कैन से दैट कि आप जो है मेरे लिए
बना दो, ठीक है, दोनों जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि एक जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है आप बना दो, एंड दिस इज मेड अंडर 1985 एक्ट ओनली, बाय whom? By the state governments concerned or the parliament? By the state government concerned or the parliament? The parliament only. The parliament has the authority. Okay, the parliament has the authority. Is this clear? तो हमने क्या देखा? There is a cat, there is a sat, and also in certain cases there can be a jat, and 323A में the power is with the parliament and they can make these. Okay, they can make these. क्या ये चीज क्लियर है? ओके, आर देयर एनी एक्टिव जैट्स? किसी भी इंडिया में कोई भी जैट है? कोई भी जैट है? देयर आर नो एक्टिव जैट्स। ये सिर्फ प्रोविजन है फ्यूचर के लिए, अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तब। मान लिया कि उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े हो जाए, या बिहार के 3 टुकड़े हो जाए, या छत्तीसगढ़ को आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सो उस केस में बहुत छोटे छोटे अगर स्टेट हैं तब वो जैट के लिए जा सकते हैं, लेकिन आज की डेट में देयर इज नो एक्टिव जैट देयर। सैट है, कैट है, कैट इज देयर, सैट इज देयर। ओके, ओके, जहां के लिटिगेंट्स है, यू आर करेक्ट। तो कैट का जो अपील है वो कहां जाता है? ओके, कैट का अपील पहले सुप्रीम कोर्ट में जाता था। कैट का अपील पहले सुप्रीम कोर्ट में जाता था, आफ्टर द एल चंद्र कुमार केस, जो कंसर्न्ड हाई कोर्ट है उस एरिया का, वहां जाता है। ओके, सो एल चंद्र कुमार केस में क्या हुआ था कि कैट का डिसीजन इट कैन बी चैलेंज्ड यूजिंग आर्टिकल 226 एंड 227 ऑफ द हाई कोर्ट। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन का जो 226 227 आर्टिकल है, रिट पिटिशन, उसको यूज करके हाई कोर्ट जो है इट कैन रूल। ऑलराइट, ओके, क्लियर है दिस? ओके, अब हम आ जाते हैं ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर 323B में। तो ये किसके पास है? प्लीज रिमेंबर, बोथ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। उसमें हमने क्या पढ़ा कि ट्राइब्यूनल्स कैन बी एस्टैब्लिश फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स इन सारे केसेस में, रेंट में, टीनेंसी में, समथिंग लाइक दिस। ओके, लैंड रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल लेबर इशू, आपका आपके मालिक ने आपको निकाल दिया, अगर और आपके पैसे नहीं दिए, तो उस केस में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लेबर राइट्स दे आर इन्फ्रिंज्ड अपॉन, एंड इफ देयर इज अ लेबर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, आप वहां जा सकते हैं। ओके, क्या ये चीज क्लियर है? ओके, ओके, ऑलराइट, सो हाँ, प्लीज रिमेंबर, हायरार्की ऑफ ट्राइब्यूनल जो है, वहां पर आर्टिकल 323A, इट अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ ए सिंगल ट्राइब्यूनल फॉर द सेंटर एंड ईच स्टेट, या अगर 2 से ज्यादा स्टेट रिक्वेस्ट कर रहे हो तो जैट आप बना सकते हो, दैट इज ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। लेकिन क्या वो हायरार्की होती है? हायरार्की नहीं होता, तीनों पैरेलली काम करेंगे, और इनका जो अपील्स है दैट विल लाई विद द हाई कोर्ट आफ्टर द, फॉर द कैट आफ्टर द एल चंद्र कुमार केस, और सैट का तो आप देख रहे थे पहले से ऊपर जाता है हाई कोर्ट। तो ये हायरार्की ऑफ ट्राइब्यूनल नहीं है, बट इन आर्टिकल 323B देयर इज परमिशन टू क्रिएट ए हायरार्की ऑफ ट्राइब्यूनल। आप यहां पर जो है एक हायरार्की क्रिएट कर सकते हो, इस चीज को याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मतलब हायरार्की ऑफ ट्राइब्यूनल का मतलब क्या है? एक के नीचे एक ट्राइब्यूनल। तो इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स देयर इज नो हायरार्की अंडर आर्टिकल 323A, बट रिलेटेड टू 323B देयर कैन बी अ क्रिएशन ऑफ ए हायरार्की, जिसमें नीचे में कोई एक होगा, उसके ऊपर कोई एक होगा, देन यू गो टू द हाई कोर्ट, देन यू गो टू द हाई कोर्ट। क्या ये चीज क्लियर है? 323B में हायरार्की का मतलब समझ में आया सभी को? मान लिया कि मैंने, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, रेंट एंड टीनेंसी राइट का मैंने एक ट्राइब्यूनल बनाया 323B यूज करके। सो यहां कौन बना सकता है? बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट। और उसके अंदर क्या आया? उसके अंदर आई मेड 3 लेवल्स, दैट अ पर्सन कैन गो टू द लोएस्ट लेवल, देन उसके बीच में एक लेवल, और उसके ऊपर जो है सुप्रीम ट्राइब्यूनल इन द स्टेट फॉर रेंट एंड टीनेंसी मैटर बिफोर ही टेक्स द इशू टू द हाई कोर्ट। ओके, तो इस केस में जो है
रेंट एंड टीनेंसी राइट में मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन क्रिएट ए हायरार्की, आई कैन क्रिएट व्हाट, आई कैन क्रिएट ए हायरार्की, बट I cannot create a hierarchy in under Article 323A. I have to create a single tribunal without a hierarchy. Okay. In the L. Chandra Kumar case, the Supreme Court addressed the constitutional validity of excluding the jurisdiction of High Court and the Supreme Court over the decision which were made by the tribunals. तो एल चंद्र कुमार केस में हुआ क्या था, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जीएस 2 पॉलिटी में यूपीएससी लिख देगा एल चंद्र कुमार केस को डाइसेक्ट करने के लिए, जैसे उन्होंने आईआर सीलो लिख दिया। वहां पर फिर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं अगर आपको यही नहीं पता है कि एल चंद्र कुमार केस क्या होता है। यूपीएससी समटाइम्स इट डज इट डज नॉट गिव यू अ क्लू कि करना क्या है, एल चंद्र कुमार केस है क्या, व्हाट इज दैट, ये समझ ही नहीं आएगा आपको। और उसमें अगर आपने बुलशिट लिख दिया, कुछ बकवास लिख दिया ये सोच के कि पन्ने भर देता हूं मैं, ट्रस्ट मी दिस इज गोइंग टू बैकफायर अ लॉट। होगा क्या यहां पर, आपका वो आंसर पढ़ के, बिकॉज एग्जामिनर को पता है ना एल चंद्र कुमार केस इज रिलेटेड टू ट्राइब्यूनल, और आपने लिख दिया विशाखा गाइडलाइन समथिंग लाइक दैट, तो उस केस में क्या होगा, उसको छोड़ना बेटर है। उसको छोड़ दीजिए, दिल पे हाथ रख के, दिल पे पत्थर रख के। वहां पर आप 4-5 मार्क्स नहीं लाएंगे, वो बेटर है कंपेयर टू अगर उसमें आधा नंबर मिल गया आपको कुछ भी लिखने का और फिर एग्जामिनर आपसे खुन्नस खा जाए। सबसे बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है आप पढ़ के जाए। लेकिन अगर ऐसा केसेस आ जाता है जहां पॉलिटी के क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर आपको कुछ नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए उसको। क्योंकि अगर एग्जामिनर को ऐसा लग गया कि ये क्वेश्चन में इसने ब्लफ किया है, इट मींस ही हैज ब्लफ्ड इन अदर क्वेश्चन। तो जहां पर आपको वो 5 देता, हर क्वेश्चन में वो 1, 1.5, 2 नंबर काटना शुरू कर देगा। सो 2 मार्क्स के चक्कर में आप अपना नेट नेगेटिव 20 नंबर खो देंगे, व्हेन आई कंपेयर इट टू 20 मार्क्स। उससे भी ज्यादा आप खो सकते हैं। 20 क्वेश्चंस अगर हर से भी 2 नंबर काटना शुरू कर दे, 1 नंबर काटना शुरू कर दे, 30-40 नंबर एक ही पेपर में लॉस हो जाएगा। तो मैकब्राइड कमीशन, आईआर सीलो केस इस साल आया था रिलेटेड टू द यूनिवर्सिटीज चीटिंग वाला एक्ट, नहीं आ रहा है छोड़ दें, लेकिन उसको जबरदस्ती नहीं लिखना है। बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो विल बी यू आर गोइंग टू रीड इट एंड देन गो एंड यू आर राइटिंग इट, एटलीस्ट ट्राइब्यूनल से लिंक करना है। अगर एल चंद्र कुमार केस आया तो कुछ ट्राइब्यूनल से रिलेटेड होना चाहिए आसपास, कुछ उल्टा ही लिख दिया तो फिर नंबर कटेंगे। The court declared in the L. Chandra Kumar case that those provisions that excluded the jurisdiction of higher courts as unconstitutional, affirming that judicial review is integral part of Constitution's basic structure. So basic structure में judicial review इन्होंने affirm किया कि judicial review is part of the basic structure, and the CAT and the SAT which are made upon a statutory law, yes or no, क्या ये स्टैट्यूटरी लॉ से बना है? ये जो कैट और सैट है क्या ये स्टैट्यूटरी लॉ से बना है? यूजिंग द सैंक्शन फ्रॉम 323A, दिस वाज मेड ऑन 1985 एक्ट, यस और नो? सो उस केस में इन्होंने ये कहा कि क्या ये एक तरीके से एग्जीक्यूटिव ओवररीच भी हो जाएगा? वाई? बिकॉज, सॉरी, लेजिस्लेटिव ओवररीच, लेजिस्लेटिव ओवररीच, बिकॉज एक्ट से बनी हुई चीज हाउ कैन दे सुपरसीड द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज लाइक सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट? ओके, सो इस चीज के लिए इन्होंने बोला जुडिशियल रिव्यू के अगेंस्ट है, और जो भी कैट और सैट का ऑर्डर है दे कैन बी अपील्ड इन द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। ओके, पढ़ने में मजा आता है, समझने में मजा आता है, बट ऑन ग्राउंड इट इज ए नाइटमेयर। As a result, judicial remedies against the order of tribunal are now available, ensuring that tribunal decisions can be made to the High Court and potentially after that to the Supreme Court. मतलब कैट का अगर नहीं हुआ, आप सेटिस्फाइड नहीं है, हाई कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट फिर जा सकते हैं। यहां पर किसका फायदा है? पिटिशनर का फायदा है कि गवर्नमेंट का फायदा है? यहां पिटिशनर का फायदा है। आप अगर कैट ने आपको कह दिया कि आपकी नौकरी में नहीं दूंगा, तो आप हाई कोर्ट जाके नौकरी मांग सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाके नौकरी मांग सकते हैं। एक चीज मैं कहता हूं आपको कि बेसिकली जब सरकार हार जाती है ना कैट में, unless and until it is not a high profile political case, it is not a high profile case जहां पर एक तरीके से द स्टेट मशीनरी इज बिहाइंड इट, वो छोड़ देते हैं। जैसे आप अगर यू आर अ ग्रुप 7, ग्रुप 6, ग्रुप 5 एम्प्लॉय, आप लोअर एम्प्लॉय, लोअर लेवल पे हैं, एमटीएस
आपने किसी अपने सीनियर से बहस कर ली थी, उसलिए आपको निकाल दिया था। तब कैट में एक बार आपको या एचसी में एक बार आपको जॉब वापस मिल जाती है, तो फिर जो सरकार है वो आगे नहीं जाती है, अपना जो है दे डू नॉट अपील फर्दर। लेकिन अगर कोई हाई प्रोफाइल केस है, किसी आईएएस ने किसी सीएम से लड़ाई कर ली, जो कि बहुत ऊपर लेवल की लड़ाई है, तब वहां पर द स्टेट मशीनरी दे अपील। तो ये 99% केसेस में किसको हेल्प करता है, ये जो अपील स्ट्रक्चर है, दिस हेल्प्स द पुअर मैन और द कॉमन मैन हु इज द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओके, आई थिंक दिस वी हैव डन द कंप्लीटेड द ट्राइब्यूनल्स एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिस्टम में कोई दिक्कत है आपको, किसी भी टाइप का डाउट है ट्राइब्यूनल्स में, आपको किसी भी टाइप का डाउट है तो मुझे अभी तुरंत बताएं।